Good afternoon. Good afternoon, sir. 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 Good afternoon. स्टार्ट करते हैं. Good afternoon, sir. रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन. तो रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन के लिए आपको रोटेशनल एनर्जी और कॉरस्पॉन्डिंग डीजेनरेसी की रिक्वायरमेंट होगी. रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन को क्यू रोटेशनल लाइक सफिक्स में मैंने रूट प्रोड्यूस कर दिया. समेशन ओवर आई एनर्जी स्टेट्स कॉरस्पॉन्डिंग डीजेनरेसी एंड एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एनर्जी. तो रोटेशनल एनर्जी आएगा यहाँ पे, रोटेशनल डीजेनरेसी और रोटेशनल स्टेट्स पे आप यहाँ पे सम करेंगे. यहाँ पे रोटेशनल एनर्जी स्टेट्स पे सम करेंगे. अब अगर ये रोटेशनल एनर्जी और कॉरस्पॉन्डिंग डीजेनरेसी की रिक्वायरमेंट के लिए आप क्वांटम मैकेनिक्स में आपको रिजिड रोटेटर डिस्कस किया था. तो रिजिड रोटेटर के लिए रोटेशनल एनर्जी रोटेशनल क्वांटम नंबर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर के टर्म्स में आप नोट करते हैं. दैट इज L into L+1 h क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस I where I is moment of inertia. L orbital quantum number. L can take value 0, 1, 2 up to infinite. And corresponding degeneracy. ये degeneracy सभी को रिकॉल हो रहा है. रिजिड रोटेटर विद वेरिएबल प्लेन के लिए आपको ये एनर्जी बताया था और ये 12+1 फुल डिजेनरेट बताया था. अब यहाँ पे डिजेनरेसी और एनर्जी की वैल्यू प्लेस करेंगे रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन फाइंड करने के लिए. तो डिजेनरेसी 12+1 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा L into L+1 h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2I. यहाँ पे एनर्जी और डिजेनरेसी L डिपेंडेंट है तो L का आप सम करेंगे 0 to इनफिनिट. ये रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन के लिए आपको सीरीज सिंप्लीफाई करना है. बट यहाँ पे इस सीरीज को भी आप सॉल्व करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट सीरीज बनेगा. इसको इजी वे में सॉल्व करने के लिए हम अप्रोक्सीमेट रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन फाइंड करते हैं और अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं फॉर हाई टेम्परेचर. अगर टी वैल्यू वेरी हाई होगा, वेरी लार्ज टेम्परेचर होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी वेरी हाई होगा, वेरी लार्ज वैल्यू होगा. हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर में आप 2L+1 को आप 2L से रिप्लेस कर सकते हैं, L+1 को आप L से रिप्लेस कर सकते हैं. और ये जो समीशन है, समीशन L पे है, इसको आप इंटीग्रेशन DL में रिप्लेस कर सकते हैं. तो एज एन अप्रोक्सीमेशन जो सीरीज की वैल्यू अगर आप फाइंड करेंगे थोड़ा डिफिकल्ट होगा. अगर ये अप्रोक्सीमेशन अप्लाई कर लें तो आप ये इंटीग्रल फाइंड करके रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन फाइंड कर सकते हैं. समीशन ओवर L को इंटीग्रेशन इस 2L+1 को हायर वैल्यू ऑफ L के लिए L से ट्वाइस L से रिप्लेस कर रहा है. एक्सपोनेंशियल फैक्टर माइनस बीटा L+1. इस L+1 को जब L से रिप्लेस करेंगे तो L into L L स्क्वायर बनेगा h क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2I dl. समीशन वैल्यू 0 to इनफिनिट था तो इंटीग्रल में भी लिमिट 0 to इनफिनिट है. तो ये सीरीज के फॉर्म में जो रिजल्ट था वो इंटीग्रल से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं. अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए आप गामा फंक्शन का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन यूज करेंगे. ये 2 फैक्टर एसएच इंटीग्रेशन 0 to इनफिनिट एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2I L स्क्वायर L dl. 2 फैक्टर एसएच एक्सपोनेंट में स्क्वायर टर्म है और मल्टीप्लाई में यहाँ पे पावर 1 है. तो गामा n+1 by 2 तो गामा 1 बनेगा दैट इज 0 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 बीटा h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2I टोटल पावर n+1 by 2 दैट इज 1. तो ये आपको रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू फाइंड हो गया. ट्वाइस I by बीटा h क्रॉस स्क्वायर. बीटा वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर रिप्लेस करेंगे तो 2I ABT by h क्रॉस स्क्वायर. अब इस h क्रॉस को अगर h में आप कन्वर्ट कर लें, h क्रॉस को h अपॉन 2 पाई प्लेस करेंगे तो 8 पाई स्क्वायर I KBT by h स्क्वायर. ये रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन बनेगा. अगर थोड़ा रिकॉल करें स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो आप रोटेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं तो हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर आर्टिकल में रोटेशनल स्पेक्ट्रा में आपको ये रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन अगर आप बुक पढ़े हो तो ये आपको रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन वहाँ पे डिस्कस डायरेक्ट नोट किया हुआ होगा. हो सकता है सम बुक में इसका डेरिवेशन भी हो. तो ये रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन आप रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए यूज करते हैं. रोटेशनल लेवल के पॉपुलेशन रेशियो के लिए आप ये रोटेशनल एनर्जी यूज करते हैं. रोटेशनल लेवल स्पेसिंग के लिए आप यूज करते हैं. और क्वांटम मैकेनिक्स में भी आपको सजेस्ट किया था कि यहाँ पे रोटेशनल कांस्टेंट को भी आप डिफाइन करते हैं. यूनिट का डिफरेंस होता है वहाँ पे C फैक्टर डिवाइड कर लेते हैं. ये पॉइंट रिकॉल हो रहे होंगे. Yes, sir.
ये रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन होगा, जहां पे भी आपको रोटेशनल मोशन का कंसेप्ट आएगा, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन लाइक दिस यूज कर सकता है। अब डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम ब्रेक करना बताया था। अगर आप डायटोमिक मॉलिक्यूल 3 डायमेंशनल स्पेस में स्टडी कर रहे हैं तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन मोशन का आएगा, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको रोटेशनल पार्ट के लिए बनेगा और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशन पार्ट के लिए बनेगा। तो जैसे जैसे आप वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर करेंगे, जिस टाइप का मोशन कंसीडर करेंगे, एनर्जी का एडिशन अगर है तो पार्टीशन फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में आपको मिलेगा। तो अगर आप डायटोमिक मॉलिक्यूल को कैनोनिकल एंसेंबल में स्टडी करें, डायटोमिक मॉलिक्यूल इन कैनोनिकल एंसेंबल, अभी आपने रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन फाइंड कर लिया। डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए किस टाइप का डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, क्या एनर्जी पार्ट बनेगा। तो सिंगल डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए अगर आप एनर्जी नोट करें तो सिंगल डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए यहाँ पे ट्रांसलेशन एनर्जी बनेगा, रोटेशनल एनर्जी और वाइब्रेशन एनर्जी बनेगी 1 मॉलिक्यूल। तो एनर्जी एडिटिव है, तो सिंगल डायटोमिक मॉलिक्यूल का जो पार्टीशन फंक्शन, सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन लिखेंगे, वो पार्टीशन फंक्शन में प्रोडक्ट बनेगा। ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन आप सिंगल मॉलिक्यूल के लिए फाइंड करेंगे और प्रोडक्ट करेंगे। जब मोनोटोमिक गैस कंसीडर किया था तो वहां पे ओनली ट्रांसलेशन मोशन कंसीडर हुआ था, बट जैसे ही आप क्लासिकल आइडियल गैस का कांसेप्ट लेंगे और एटॉमिसिटी चेंज करेंगे तो वहां पे मोर देन 1 पार्टीशन फंक्शन सिंगल मॉलिक्यूल के लिए इंक्लूड होंगे। अब ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन फिर से कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, सिंगल डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए अगर वहां पे नॉन रिजिड बॉन्ड इंक्लूड कर रहे हैं, नॉन रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने स्टार्टिंग में इक्विपार्टीशन थ्योरम के टाइम पे डिस्कस किया हुआ है नॉन रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल के। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन का आएगा, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशन का और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशन का। ये आपको पहले हिंट किया हुआ है। अब ट्रांसलेशन मोशन के लिए जो मोनोटोमिक गैस के आपने सिंगल मॉलिक्यूल का पार्टीशन फंक्शन फाइंड किया है वो आप यहाँ पे यूज करेंगे, रिकॉल करेंगे। वो आपको मैंने मेमोराइज करने के लिए हिंट किया था वी बाई लैम्डा क्यू। ये ट्रांसलेशन मोशन या क्लासिकल आइडियल गैस में सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन के फॉर्म पे जाइए, ये आपको डिराइव किया हुआ है। तो फिर से डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, आप रिजल्ट यूज कर रहे हैं। ये सभी को रिकॉल हो गया होगा। लैम्डा वैल्यू आपको मीन थर्मल डी ब्रॉगली वेवलेंथ पहले बताया है, दैट पार्ट को आप यहाँ पे प्लेस कर लेंगे, h बाई स्क्वायर रूट 2 पाई m के टी। ये ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन आपको पहले डिस्कस किया हुआ क्लासिकल आइडियल गैस में, जो डायटोमिक मॉलिक्यूल में ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन के लिए फॉर्म यूज कर रहा है। अब रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन जो भी आपको लास्ट स्लाइड में मैंने ड्राइव किया है, ये आप रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन उपयोग करेंगे। 8 पाई स्क्वायर आई केबीटी बाई एच स्क्वायर। वाइब्रेशन पार्टीशन फंक्शन सिंगल मॉलिक्यूल के लिए, और वाइब्रेशन के लिए आपको मोर टाइम सजेस्ट कर दिया कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशन मोशन के कॉरस्पॉन्डिंग आप लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसीडर करें। अगर आप क्लासिकल केस यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं वाइब्रेशन मोशन के लिए, तो आपको ये पार्टीशन फंक्शन मैंने डिस्कस किया था 1 बाई बीटा क्रॉस ओमेगा। अगर यहाँ पे आप क्वांटम केस स्टडी करेंगे तो यही पार्ट आपको 2 sin हाइपरबोलिक बीटा क्रॉस ओमेगा बाई 2 टोटल पावर -1 आप यूज कर सकते हैं। ये पार्टीशन फंक्शन सभी को रिकॉल हो गए होंगे। Yes, sir. अब सिंगल मॉलिक्यूल के लिए आपको पार्टीशन फंक्शन फाइंड हो गया, सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन v 2 पाई या b बाई लैम्डा क्यू मैं नोट कर रहा हूं यहाँ पे। ये ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन, रोटेशन के लिए 8 पाई स्क्वायर आई केबीटी बाई एच स्क्वायर, और इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर ये केबीटी बाई एच क्रॉस ओमेगा। इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर ऑल टर्म को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ। अगर टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी यहाँ पे डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए कंपेयर करें तो सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v एंड t पावर यहाँ पे कंपेयर करें, ये 3/2 है और ये t स्क्वायर है, तो 7/2। और सिंगल मॉलिक्यूल के लिए एवरेज इंटरनल एनर्जी पे जाए तो ये आपको 7/2 केबीटी बनेगा, जो पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले कांसेप्ट से इक्विपार्टीशन थ्योरम रिलेट करके आपको इसे किया है। आप यहाँ से पार्टीशन फंक्शन से चेक कर सकते हैं। पार्टीशन फंक्शन से अगर आपको एवरेज एनर्जी फाइंड करना है तो kbt स्क्वायर डेल बाई डेल टी ln ऑफ पार्टीशन फंक्शन करेंगे तो ये पावर मल्टीप्लाई मिलेगा। ln t का डिफरेंशियल करेंगे 1/t, t का 1 पावर एडजस्ट हो जाएगा, तब भी आपको ये 7/2 केबीटी, जो भी यहाँ पे टेम्परेचर का पावर है वो केबीटी में मल्टीप्लाई करके आप एवरेज एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। बट ये रिजल्ट तब है जब वाइब्रेशन में क्वांटाइजेशन नहीं करें। अगर वाइब्रेशन में क्वांटाइजेशन लेंगे तो क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर का रिजल्ट आप वहाँ पे यूज करेंगे, तब एनर्जी में मॉडिफिकेशन हो जाएगा। तो सिंगल डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए पार्टीशन फंक्शन 3 पार्टीशन फंक्शन का प्रोडक्ट होगा।
अब इसी डायटोमिक मॉलिक्यूल में आप अगर न्यूक्लियर का स्पिन इंक्लूड करते हैं, ये विदाउट न्यूक्लियर स्पिन रिजल्ट्स हैं, ये पार्टीशन फंक्शन में न्यूक्लियर स्पिन का कंसेप्ट इंक्लूड नहीं किया है। जैसे ही आप न्यूक्लियर स्पिन इफेक्ट चेक करेंगे सिंगल डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, तो वहां पे आपको हेटेरो और होमो टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल सेपरेटली कंसीडर करना है। तो इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर स्पिन ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। न्यूक्लियर स्पिन इफेक्ट को स्टडी करने के लिए यहाँ पे टू डिफरेंट केसेस स्टडी करेंगे, हेटेरो डायटोमिक मॉलिक्यूल, हेटेरोन्यूक्लियर एंड होमोन्यूक्लियर। तो हेटेरो और होमो न्यूक्लियर के लिए आपको एक बोथ में डिफरेंस आइडिया होगा कि डायटोमिक मॉलिक्यूल ले रहे हैं, अगर बोथ एटम्स डिफरेंट टाइप्स के हैं तो हेटेरोन्यूक्लियर होगा, और सेम टाइप के हैं तो होमोन्यूक्लियर होगा। जैसे आप NaCl ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो Na और Cl बोथ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। बट अगर आप H2 ले रहे हैं, O2 ले रहे हैं, ये होमोन्यूक्लियर है, यहाँ पे सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स हैं। तो न्यूक्लियर स्पिन को यहाँ पे I से रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूक्लियर स्पिन स्मॉल आई, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिफरेंट है। अगर आप यहाँ पे हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल ले रहे हैं, तो बोथ एटम्स डिफरेंट टाइप के होंगे। जनरली बोथ एटम का जो न्यूक्लियर स्पिन है वो डिफरेंट नोटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट के लिए I1 और सेकंड के लिए I2। ये बोथ न्यूक्लियस क्योंकि डिफरेंट टाइप के हैं तो नॉन आइडेंटिकल पार्टिकल्स होंगे, और नॉन आइडेंटिकल पार्टिकल पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, चाहे वो क्लासिकल पार्टिकल्स हों चाहे क्वांटम पार्टिकल्स हों, बोसॉन्स हों या फर्मियंस। तो जैसे ही आप ये न्यूक्लियर स्पिन इंक्लूड करेंगे, तो न्यूक्लियर स्पिन रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन में जो डिजेनेसी फैक्टर था, ये डिजेनेसी फैक्टर की बार मॉडिफाई हो जाए, क्योंकि ये रोटेशनल एनर्जी न्यूक्लियर के स्पिन से इंडिपेंडेंट है, और ये डिजेनेसी फैक्टर मॉडिफाई हो जाएगा। थोड़ा रिकॉल करें, जब आप हाइड्रोजन एटम पढ़े थे क्वांटम मैकेनिक्स में, तो एनर्जी एक्सप्रेशन -13.6 बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, और डिजेनेसी फैक्टर में आपको टू टर्म्स बताए थे, n² और ट्वाइस n²। तो यहाँ पे ये विदाउट इलेक्ट्रॉन स्पिन था और ये इंक्लूडिंग स्पिन था। एनर्जी सेम था, बट ओनली ये डिजेनेसी फैक्टर चेंज हो रहे थे, दैट मींस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेव फंक्शंस विद सेम एनर्जी चेंज हो रहे थे। यहाँ पे न्यूक्लियर का स्पिन इंक्लूड नहीं किया, यहाँ पे ओनली इलेक्ट्रॉन का स्पिन इंक्लूड कर रहे थे। जस्ट सिमिलर वे में आपको अगर इसको रिलेट कर पाएंगे, तो जब न्यूक्लियर स्पिन डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ पे ये न्यूक्लियर स्पिन नोटेशन मैंने आई इंक्लूड किया है, इससे रोटेशनल एनर्जी एक्सप्रेशन सेम रहेगा, ओनली ये डिजेनेसी फैक्टर मॉडिफाई हो जाएगा। और रिकॉल करें, स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब आप न्यूक्लियर स्पिन इंक्लूड करते हैं, तो अगर टोटल एंगुलर मोमेंटम अगर आप L और S का सम ले रहे हैं, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर आपने J यूज किया होगा। अगर स्पिन नहीं है तो L और J सेम हो जाएंगे, और अगर आप न्यूक्लियर स्पिन इंक्लूड कर ले रहे हैं, तो वहां पे आपने एक F नोटेशन शायद यूज किया हो, जो J+I का रिजल्टेंट बनेगा। ये क्वांटम नंबर नोटेशन से एंगुलर मोमेंटम वेक्टर नोटेशन से रिलेट कर पा रहे हैं? अभी मैंने यहाँ पे जो रोटेशनल क्वांटम नंबर लिया है, ये जनरल क्वांटम नंबर है, ये L भी हो सकता है और J भी हो सकता है। अगर आप जो एटम है, एटम का स्पिन इंक्लूड नहीं करें, तभी ओनली ऑर्बिटल पार्ट जाएगा। अगर एटम का स्पिन भी आपने इंक्लूड कर लिया, तभी ये L+S के रिजल्टेंट से क्वांटम नंबर J हो जाएगा। दोनों केस में ये पार्ट आप इंक्लूड कर सकते हैं, और अगर न्यूक्लियर स्पिन इंक्लूड करेंगे तभी नोटेशन F में कन्वर्ट हो सकता है। बट साथ में आप ये फैक्टर को अगर चेक करें, तो जब आप नॉन आइडेंटिकल पार्टिकल्स ले रहे हैं, तो नॉन आइडेंटिकल पार्टिकल पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इनको फिल करने में, उनके वेव फंक्शन की सिमेट्री पे। तो जब ये रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन सिंगल मॉलिक्यूल के लिए फाइंड करेंगे, तो समेशन मैंने सेम क्वांटम नंबर इंक्लूड किया है, समेशन ओवर L एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा L+1 h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2i, ये एनर्जी फैक्टर रहेगा। ओनली डिजेनेसी में आपको एक तो 2l+1 डिजेनेसी इंक्लूड करना है, और बोथ न्यूक्लियस के कॉरेस्पॉन्डिंग स्पिन डिजेनेसी फैक्टर। अगर एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस का स्पिन आई है, तो डिजेनेसी फैक्टर 2i+1 आता है, और टू डिफरेंट न्यूक्लियस हैं, तो यहाँ पे डिजेनेसी फैक्टर न्यूक्लियस के स्पिन की वजह से बनेगा 2i1+1 2i2+1। तो अब की बार डिजेनेसी फैक्टर ये टर्म बनेगा एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा L+1 h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2। बट ये जो न्यूक्लियर स्पिन डिजेनेसी फैक्टर है, वो इस क्वांटम नंबर L से इंडिपेंडेंट है, और जब इंडिपेंडेंट है तो ये फैक्टर को आप आउटर में नोट करेंगे, 2i1+1 2i2+1 समेशन ओवर L गोज फ्रॉम 0 टू इनफिनिट एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा L+1 h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2i। और ये 12+1 यहाँ पे छूट गया, और ये रिजल्ट अभी आपने इंटीग्रल मेथड से एज एन अप्रोक्सीमेशन फाइंड किया था, ये फिर से फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देन रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन विद न्यूक्लियर स्पिन इज इक्वल टू 2i1+1 2i2+1 8 पाई स्क्वायर i kBt by h स्क्वायर। ये हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल के लिए
हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन बनेगा अगर आप न्यूक्लियर स्पिन इंक्लूड कर रहे हैं। तो इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन जो विदाउट न्यूक्लियर स्पिन आपने फाइंड किया, ओनली स्पिन न्यूक्लियर स्पिन डिग्री से करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई। बट जैसे ही आप होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल पे जाएंगे, बोथ एटम सेम टाइप के होंगे, और बोथ एटम जब सेम टाइप के होंगे तो वहां पे आइडेंटिकल पार्टिकल का कंसेप्ट है। और जो एटम्स हैं वो आपको स्टार्टिंग में मैंने ये क्वांटम मैकेनिक्स में डिस्कस किया है कि एटम का जो बिहेवियर है वो बोसोनिक भी हो सकता है और फर्मियोनिक भी हो सकता है। सिंगल एटम बोसोन की तरह भी बिहेव कर सकता है और फर्मियोन की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो क्वांटम पार्टिकल्स का कंसेप्ट आएगा, क्वांटम आइडेंटिकल पार्टिकल्स का। और क्वांटम आइडेंटिकल पार्टिकल्स के वेव फंक्शन पे रेस्ट्रिक्शन होता है, उसके सिमेट्री वेक्टर पे रेस्ट्रिक्शन होता है कि अगर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ आइडेंटिकल बोसोन्स है तो टोटल वेव फंक्शन सिमेट्रिक बनेगा, अगर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ आइडेंटिकल फर्मियोन्स है तो टोटल वेव फंक्शन एंटीसिमेट्रिक बनेगा। ये पॉइंट सभी रिकॉल कर पा रहे होंगे क्वांटम मैकेनिक्स में आइडेंटिकल पार्टिकल वाले चैप्टर से, रिकॉल कर पा रहे हैं? जैसे होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल आप कंसीडर करेंगे तो होमोन्यूक्लियर के लिए आपको स्पिन सेम कंसीडर करना है, क्योंकि आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं और आइडेंटिकल पार्टिकल में इंटीग्रल प्रॉपर्टी सेम होती है। मैंने यहाँ पे न्यूक्लियर स्पिन फर्स्ट और सेकंड न्यूक्लियस के लिए I1 I2 यूज किया, यहाँ पे बोथ के लिए I यूज किया है। और यहाँ पे वेव फंक्शन पे रेस्ट्रिक्शन है कि टोटल वेव फंक्शन की डेफिनेट सिमेट्री होगी। डेफिनेट सिमेट्री आएगा, और डेफिनेट सिमेट्री के लिए आपको यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन होगा कि जब टोटल वेव फंक्शन लेंगे तो पोजीशन स्पेस वेव फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय साई स्पिन, दोनों के प्रोडक्ट इंडिविजुअल पार्ट से आपको रेस्ट्रिक्शन पता चल गया। अब अगर ये जो एटम्स आप ले रहे हैं, इंडिविजुअल एटम अगर बोसॉन्स हैं तो जो मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल का जो वेव फंक्शन है उस पर रेस्ट्रिक्शन अप्लाई होगा। कि अगर हम जो न्यूक्लियस ले रहे हैं, न्यूक्लियस आपने बोसॉन कंसीडर किया, तब ये सारी टोटल सिमेट्रिक बनेगा। अगर न्यूक्लियस फर्मियोन्स ले रहे हैं तो सारी टोटल एंटीसिमेट्रिक बनेगा। ये पॉइंट भी सभी को रिकॉल हो गया होगा, क्वांटम मैकेनिक्स में वो टाइम आपको स्ट्रेस किया है। तो जब आप रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन के लिए स्पिन डिजेनेसी फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो अब की बार ये सेम टर्म कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ये ऐसा आप मल्टीप्लाई करें। और थोड़ा रिकॉल करेंगे, मैंने स्पिन हाफ पार्टिकल्स के लिए सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक स्टेट्स का क्लासिफिकेशन बताया था। अगर आप टू स्पिन हाफ पार्टिकल्स ले रहे हैं, टू स्पिन हाफ पार्टिकल्स ले रहे हैं तो 4 स्टेट्स बताएंगे आप लोगों को स्पिन स्टेट्स, और these 4 स्टेट्स में 3 स्टेट्स सिमेट्रिक थी स्पिन के लिए और 1 स्टेट एंटीसिमेट्रिक थी। ये पॉइंट रिकॉल हो रहा होगा सभी को क्वांटम मैकेनिक्स से? अब अगर एक डायटोमिक मॉलिक्यूल ले रहे हैं और ईच एटम का न्यूक्लियस का स्पिन आई नोटेशन आपने इंक्लूड किया, तो मॉलिक्यूल के लिए कितनी न्यूक्लियर स्टेट्स बनेंगी, न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स बनेंगी? एक के लिए 2i+1, अनदर के लिए भी 2i+1, तो इतनी न्यूक्लियस स्पिन स्टेट्स बनेंगी। न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स होंगी 2i+1 स्क्वायर। ये सभी को क्लियर हो गया? अब इसमें से i+1 2i+1 इतनी स्टेट सिमेट्रिक होंगी, और i 2i+1 ये जो 2i+1 होल स्क्वायर है इसको लाइक दिस मैंने 2 पार्ट में सेपरेट कर लिया, इसको ऐड करेंगे तो 2i+1 होल स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ पे अगर i वैल्यू थोड़ा रिकॉल करेंगे इसको, अगर इस नोटेशन से डाउट ना हो तो अगर स्पिन को आप s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 2i+1 होल स्क्वायर में आप s+1 2s+1 और s 2s+1 ये सेपरेटली कंडीशन फाइंड करें और स्पिन हाफ पार्टिकल, तो आप चेक करेंगे ये कंडीशन कंफर्म हो रहा होगा आपको। s को हाफ रख दीजिए, यहाँ पे टोटल 4 स्टेट्स बनेंगी और 4 में से 3 सिमेट्रिक आ जाएंगी और 1 एंटी सिमेट्रिक आ जाएगा। ये चेक कर लीजिए एक बार इस पार्ट को, इस एक्सप्रेशन ये अगर 2 पार्टिकल सिस्टम आप ले रहे हैं और ईच पार्टिकल का स्पिन हाफ है तो यहाँ पे तो आपको कंफर्मेशन बताएगा कि वेव फंक्शंस का फॉर्म बताया हुआ है, बट अगर कोई भी 2 पार्टिकल सिस्टम हो, स्पिन चाहे 1 हो, चाहे हाफ हो, चाहे 3/2 और 5/2, तब भी रिजल्ट वैलिड रहेगा। s 2s+1 ये सिमेट्रिक स्टेट्स बनेंगी और s+1 2s+1 और s 2s+1 एंटी सिमेट्रिक स्टेट्स बनेंगी। अब चाहे स्पिन कुछ भी आए, अगर आइडेंटिकल पार्टिकल्स ले रहे हैं 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स के लिए स्पिन स्टेट्स अगर आप फाइंड करेंगे तो ये रिलेशन वैलिड रहेगा। तो यहाँ पे आपको कंफर्म हो गया कि ये न्यूक्लियस की सिमेट्रिक स्टेट्स बनेगी i+1 2i+1 और एंटी सिमेट्रिक स्टेट्स बनेगी i 2i+1। इसी फॉर्म को मैंने यहाँ पे यूज किया क्योंकि अभी भी 2 पार्टिकल सिस्टम है और न्यूक्लियस स्पिन इफेक्ट आप यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। तो जब आप रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन लेंगे, अगर न्यूक्लियस आप बोसॉन्स ले रहे हैं, मैं मॉलिक्यूल का नेचर बोसॉन नहीं ले रहा, न्यूक्लियस बोसॉन्स ले रहे हैं, जो बोथ सेपरेट एटम्स आपने कंसीडर किए हैं होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में, वो इंडिविजुअल एटम का जो न्यूक्लियस है वो बोसॉन। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 आइडेंटिकल बोसॉन, और जब आइडेंटिकल बोसॉन्स ले रहे हैं तो टोटल वेव फंक्शन पे सिमेट्री पे रेस्ट्रिक्शन था कि यहाँ पे वो सिमेट्रिक बनेगा। और टोटल वेव फंक्शन सिमेट्रिक होने की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि स्पेस पार्ट भी सिमेट्रिक होना चाहिए और
न्यूक्लियर स्पिन वेव फंक्शन भी सिमेट्रिक होना चाहिए। स्पेस पार्ट एंटी सिमेट्रिक हो और स्पिन पार्ट, न्यूक्लियर स्पिन पार्ट भी एंटी सिमेट्रिक। अब ये प्रोडक्ट करेंगे तो टोटल वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक। अब यहाँ से आपको आइडिया होगा कि जब आप एल वैल्यू सेलेक्ट करेंगे तो पेरिटी का एक कंसेप्ट आता है। आप एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में भी कंसेप्ट यूज किए होंगे। अगर वेव फंक्शन का पेरिटी -1 से आप चेक करें तो यहाँ से आपको सिमेट्रिक करेक्टर कंफर्म हो जाएगा। अगर एल वैल्यू इवन है तो ये स्पेस पार्ट सिमेट्रिक बनेगा, और एल वैल्यू ऑड है तो ये एंटी सिमेट्रिक बनेगा। तो यहाँ पे रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन विद न्यूक्लियर स्पिन समेशन ओवर एल 0 2 4 6, अगर ये एल वैल्यूज ले रहा है, इवन वैल्यूज ले रहा है अप टू इनफाइनाइट, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एल एल प्लस 1 एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 आई। तो जब ये एल वैल्यू इवन लेंगे तो स्पेस पार्ट सिमेट्रिक है। अब अगर स्पेस पार्ट सिमेट्रिक है तो टोटल वेव फंक्शन सिमेट्रिक होने के लिए ये कंडीशन है कि स्पिन पार्ट भी सिमेट्रिक होना चाहिए। और सिमेट्रिक स्पिन के लिए कितनी स्टेट्स हैं? i+1 2i+1। तो यहाँ पे जो डीएनएसी फैक्टर न्यूक्लियर स्पिन की वजह से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2i+1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे सच, वो डिपेंड करेगा कि एल की क्या वैल्यू ले रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे i+1 2i+1 सिमेट्रिक पॉसिबिलिटीज के कॉरस्पॉन्डिंग डीएनएसी फैक्टर मल्टीप्लाई करें, प्लस समेशन ओवर एल 1 3 5। एल वैल्यूज आप ऑड ले रहे हैं और जब ये ऑड वैल्यूज लेंगे तो यहाँ पे स्पेस पार्ट एंटी सिमेट्रिक बनेगा, और स्पेस पार्ट जब एंटी सिमेट्रिक होगा तो स्पिन पार्ट भी एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। और एंटी सिमेट्रिक स्पिन की कॉरस्पॉन्डिंग जो स्टेट्स हैं उनके ऊपर डीजेनेसी फैक्टर i 2i+1 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया? Yes, sir. जो टोटल वेव फंक्शन से रेस्ट्रिक्शन था, उस रेस्ट्रिक्शन से यहाँ पे न्यूक्लियर की जो स्पिन डीजेनेसी कंडीशन है वो ऐसे आप 2i+1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वो एल की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग सेपरेट फैक्टर मल्टीप्लाई करना है। तो ये तब आपको रिजल्ट्स यूज करना है जब आप न्यूक्लियस बोसॉन्स ले रहे हैं। बट इसी केस में आपको ये कंफर्म नहीं है कि ये श्योरली बोसॉन्स ही हो सकता है कि न्यूक्लियस फर्मियंस हो। जब आप न्यूक्लियस फर्मियंस लेंगे तो अब की बार जो आपने रेस्ट्रिक्शन सिमेट्रिक पार्ट के लिए यूज किया, अब टोटल वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। और टोटल वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक होने के लिए अगर आप स्पेस पार्ट सिमेट्रिक ले रहे हैं तो स्पिन पार्ट एंटी सिमेट्रिक होगा। अगर स्पेस पार्ट को आप एंटी सिमेट्रिक ले रहे हैं तो न्यूक्लियर स्पिन पार्ट सिमेट्रिक बनेगा। जो रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन में न्यूक्लियर स्पिन इफेक्ट इंक्लूड करेंगे, अगर आप एल वैल्यूज इवन ले रहे हैं तो इवन एल के लिए आपको न्यूक्लियर स्पिन डीएनएसी फैक्टर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अब की बार यहाँ पे वो फैक्टर मल्टीप्लाई करना है जो एंटी सिमेट्रिक स्टेट का कंडीशन है i 2i+1। जो आप एल वैल्यूज ऑड लेंगे तो ऑड एल वैल्यूज के लिए हमको न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स और डीजेनेसी फैक्टर मल्टीप्लाई करना है i+1 2i+1। तो दीज टू एक्सप्रेशंस में क्या चेंजेस हैं वो आप कंपेयर कर सकते हैं। रीजन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, टोटल वेव फंक्शन के सिमेट्रिक कैरेक्टर पे रेस्ट्रिक्शन है, इसलिए स्पेस और स्पिन पार्ट पे रेस्ट्रिक्शन आएगा। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर स्पिन डीजेनेसी फैक्टर है एल, अगर आप इवन ले रहे हैं तो कंडीशंस चेंज हो गए, जैसे ही एटम के न्यूक्लियस का बोसॉनिक और फर्मियोनिक नेचर चेंज होता है। अब क्योंकि एल वैल्यूज लार्ज हैं, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक लार्ज वैल्यूज हैं, अगर आप इवन और ऑड एल के लिए सेपरेटली ये कंडीशन फाइंड करें, समेशन ओवर एल 0 2 4 अप टू इनफाइनाइट 2l+1 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ll+1 h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2i। जितना कंडीशन एल की इवन वैल्यूज के लिए बनेगा इस फैक्टर का, सेम कंडीशन ऑड वैल्यूज के लिए भी बनेगा। ये नियरली सेम कंडीशन मिलेगा। जब इक्वल कंडीशन होगा तो आपने अभी ये फैक्टर फाइंड किया था समेशन ओवर एल 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट के लिए एज एन अप्रोक्सीमेशन अभी रिजल्ट फाइंड किया था। जब ये इक्वल कंडीशन होगा तो ये टोटल कंडीशन का हाफ फैक्टर कंप्यूट करेंगे। ये फैक्टर भी आपने फाइंड किया 8 पाई स्क्वायर i kBT बाई h स्क्वायर। तो ये कंडीशन का हाफ बनेगा और हाफ होने से ये 1/2 फैक्टर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ये पॉइंट सभी को रिलेट हो गया? जी सर। अब यहाँ पे चाहे न्यूक्लियस बोसॉन्स हो चाहे फर्मियंस हो, जब ये फैक्टर आप ये फाइंड करेंगे, जो भी आपको ये हिंट कर दिया यहाँ पे प्लेस करेंगे तो फैक्टर कॉमन आ जाएगा, और कॉमन आने से ये टर्म्स जब आप ऐड करेंगे तो चाहे ये ऐड हो गए 2i+1 का होल स्क्वायर बनेगा। ऐसे आप ये फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे, यहाँ पे आपने इंक्लूड किया, और ये कंडीशन हाफ होने से होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए जो आप रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन फाइंड करेंगे तो लास्ट कंडीशन सेम आएगा। सेम आने से चाहे आप बोसॉन्स ले रहे हो चाहे फर्मियंस ले रहे हो, ये फैक्टर बनेगा 2i+1 होल स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर i kBT बाई h स्क्वायर। ये होमोन्यूक्लियर के लिए। अब अगर इसको हेटेरो से कंपेयर करें
तो यहाँ पे आप कंपेयर करिए, अगर दोनों स्पिन नोटेशन को आप सेम कर देते तो स्क्वायर बन जाता, बट ये जो ब्रैकेट में फैक्टर है ये 8 टाइम्स यहाँ पे रिजल्ट है और यहाँ पे ये 4 टाइम्स। तो कैसे ये हाफ हुआ उसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। हाफ होने का रीजन है न्यूक्लियर के स्पिन का रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे इंक्लूड करना है टोटल वेव फंक्शन के रेस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग, और रेस्ट्रिक्शन अप्लाई होने से ये फैक्टर हाफ हो गया। जब प्रॉब्लम में न्यूक्लियर स्पिन फैक्टर इंक्लूड किया होगा तब आप ये फैक्टर होमो के लिए और हेटेरो के लिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया। अगर प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में न्यूक्लियर स्पिन का कोई रेस्ट्रिक्शन कोई हिंट नहीं है तब आप चाहे होमो चाहे हेटेरो न्यूक्लियर स्पिन इंक्लूड करके ये पार्ट आप वहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। अगर स्पिन इफेक्ट नहीं हो रहा है तब आप ये रिजल्ट यूज करेंगे। अगर न्यूक्लियर स्पिन का हिंट किया है, हेटेरो होमो का कोई हिंट किया है, तब आप ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होमो के लिए रिजल्ट यूज करेंगे और हेटेरो के लिए आप ये रिजल्ट यूज करेंगे। तो अभी मैंने सिंगल डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन में न्यूक्लियर स्पिन का क्या इफेक्ट होगा वो डिस्कस किया। टोटल पार्टीशन फंक्शन क्या बनेगा वो मैंने डिस्कस कर दिया। तो ये फैक्टर मॉडिफाई हो जाएगा न्यूक्लियर के स्पिन इफेक्ट की वजह से, बाकी फैक्टर सेम रहेंगे। अगर आप डायटोमिक गैस ले रहे हैं consider a gas of capital N diatomic molecules, और ये आइडल गैस वर्ड यहाँ पे मैंने यूज करता है। तो नॉन इंटरेक्टिंग मॉलिक्यूल्स हो गए। तो जैसे ही आप गैस का कंसेप्ट लेंगे तो पार्टीशन फंक्शन गैस के लिए आपको फाइंड करना होगा, और जब गैस के लिए पार्टीशन फंक्शन फाइंड करेंगे तो अगर आप डिस्टिंग्विशेबल केस लेके चल रहे हैं तो डिस्टिंग्विशेबल केस में पावर n करेंगे, अगर आप इंडिस्टिंग्विशेबल केस ले रहे हैं तो पावर n बाई n फैक्टोरियल आएगा। ये पॉइंट पहले से आपको हिंट किया हुआ है। v by lambda cube पावर n by n फैक्टोरियल। रोटेशनल ये मैंने सेपरेटली पार्ट ना करके ये मैं यहाँ पे हिंट कर दे रहा हूँ। q ट्रांसलेशनल, q रोटेशनल, q वाइब्रेशनल पावर n, और q ट्रांसलेशनल, q रोटेशनल, q वाइब्रेशनल पावर n बाई n फैक्टोरियल। ये डिस्टिंग्विशेबल केस के लिए और ये इंडिस्टिंग्विशेबल केस के लिए। अगर कभी पूछा जाएगा डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए पार्टीशन फंक्शन तो आप ये फॉर्म यूज कर सकते हैं। इनके इंडिविजुअल फॉर्म्स आपको पहले बता दिए। पेज नंबर 39 प्रॉब्लम नंबर 6, पेज नंबर 39 प्रॉब्लम नंबर 6 स्टेटमेंट रीड करिए। द रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन of a diatomic molecule of moment of inertia capital I at temperature T is given by। यहाँ पे होमो हेटेरो और न्यूक्लियर स्पिन का कोई हिंट नहीं है, डायटोमिक मॉलिक्यूल वर्ड यूज किया है। तो आप जो पार्टीशन फंक्शन मैंने विदाउट न्यूक्लियर स्पिन इफेक्ट आपको फाइंड कराया है ये पार्टीशन फंक्शन आप कंपेयर कर सकते हैं। ये फॉर्म आपको वहाँ पे इंक्लूड किया है। एच क्रॉस के टर्म्स में, एच के टर्म्स में ये टर्म है, तो 2i kbt by h क्रॉस स्क्वायर सेकंड ऑप्शन कर देंगे। सभी को रिलेट हो गया रिजल्ट? Yes, sir. कैनोनिकल एंसेंबल में जो भी पॉइंट्स आपको डिस्कस करने थे वो कंप्लीट हो गए। ग्रांड कैनोनिकल एंसेंबल अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पहले कोई और टॉपिक डिस्कस करके तब डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे आइडल बोस और आइडल फर्मी गैस को डिस्कस करने के लिए कुछ पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ बेसिक पॉइंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे, वो मैं आपको यहाँ पे हिंट कर रहा हूँ। जो इनडायरेक्टली पहले सम पॉइंट्स डिस्कस हो गए हैं। ये नोटेशन को रिकॉल करें क्योंकि काफी टाइम हो गया, इसलिए मैं फिर से ये डेफिनेशन बता रहा हूँ। ये g फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन एक डेंसिटी ऑफ स्टेट का कांसेप्ट मैंने डिस्कस किया था पहले। डेंसिटी ऑफ स्टेट माइक्रो स्टेट कैलकुलेशन के टाइम पे अगर एनर्जी रेंज में लाई करता है तो आपको डेंसिटी ऑफ स्टेट का कैलकुलेशन बताया है, फ्री पार्टिकल के लिए भी और हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए भी। ये नोटेशन अब रिकॉल हो रहा होगा। इसका बेसिक डेफिनेशन नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स, नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी इंटरवल। कोई न्यू नोटेशन नहीं है, कोई न्यू डेफिनेशन नहीं है, पहले आपको कैलकुलेट कराया हुआ है, डेफिनेशन बताया हुआ है, यहाँ पे फिर से रिक्वायर्ड होगा इसलिए मैंने फिर से नोट कर दिया। एक ये नोटेशन, अगर एनर्जी नोटेशन आप साला ले रहे हैं तो ये एनर्जी की रेंज के लिए नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स बताएगा, जो आपको रेंज वैल्यू ऑफ एनर्जी के लिए नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट का कांसेप्ट है। यहाँ पे वर्ड माइक्रो स्टेट आप चाहे तो यूज कर लें, बाकी रिक्वायर्ड होगा एनर्जी स्टेट्स। द नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स, the number of energy states lies in the range, lies in the interval epsilon to d epsilon, epsilon to epsilon plus d epsilon।
की ऑल वैल्यूज भी आप इंटीग्रल कर दें, रिटर्न क्या हो जाएगा? देखो डेंसिटी फाइंड करने के लिए पहले रेंज के लिए रिजल्ट चाहिए, तब आप डेंसिटी पे जाएंगे। अगर आपको डेंसिटी पता है तो स्मॉल इंटरवल में आपने रिजल्ट फाइंड कर लिया। अब एनर्जी की जो वैल्यू की जो भी वैल्यूज हैं उन पे आप अगर सम कर दें तो टोटल नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स बताएगा। टोटल नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स डेफिनेशन एफ एप्सिलॉन, ये नोटेशन आप लोग सॉलिड स्टेट में पढ़े होंगे, हो सकता है दैट टाइम पे एफ फंक्शन ऑफ कैपिटल ई रहा। तो जो आर्गुमेंट में है उसको रेफरेंस लेकर आप ये डिफाइन कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वर्ड, और आप इसी सेम नोटेशन के लिए यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी, ये वर्ड आपको हो सकता है रिलेट हो रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी का मीनिंग क्या है कि कोई एक पर्टिकुलर लेवल है या स्टेट है, आप जब कोई एक पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस पर्टिकुलर लेवल में तो अनदर स्टेट्स अनऑक्यूपाइड रहेंगी, तो उसके लिए क्या कितने परसेंट चांसेस हैं कि कोई पार्टिकल उस स्टेट को ऑक्यूपाई कर सकता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी की उसके ऑक्यूपाई होने के कितने परसेंट चांसेस? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ लेवल, ये डेफिनेशन लेवल के लिए भी करेक्ट है और स्टेट के लिए भी करेक्ट है, जिसके लिए पूछा होगा वो वर्ड आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ लेवल ऑफ एनर्जी एप्सिलॉन। और यही आपको एक आइडिया देगा एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल का, ऑन एन एवरेज कितने पार्टिकल्स उस स्टेट को ऑक्यूपाई करें। देखो यहाँ पे मैंने लेवल वर्ड यूज किया है और साथ में आप चाहें तो जो भी प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में रेफरेंस हो, अगर एनर्जी स्टेट है तो एनर्जी स्टेट वर्ड आप यूज कर लेंगे, अगर लेवल वर्ड है तो लेवल वर्ड आप यूज करेंगे, दोनों के लिए करेक्ट हो जाए। ये डेफिनेशन सभी को रिलेट हो जाना चाहिए जब इसका एप्लीकेशन करें। सम टाइम आपको ये प्रोडक्ट रिक्वायर्ड होगा एफ एप्सिलॉन, जी एप्सिलॉन, डी एप्सिलॉन। अभी आपको एक डेफिनेशन ये टर्म के लिए बताया है एफ एप्सिलॉन, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, थोड़ा इसको डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट से आपको ये मैं एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ। सपोज यहाँ पे ये 3 स्टेट लाई करती हैं और ये एनर्जी एप्सिलॉन है, ये 2 एप्सिलॉन और ये 3 एप्सिलॉन, और ईच लेवल में आप 2 पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। फर्स्ट लेवल में फर्स्ट एनर्जी स्टेट में 2 पार्टिकल्स हैं और ईच पार्टिकल के लिए कंडीशन है एप्सिलॉन का। नेक्स्ट में 2 पार्टिकल्स हैं और ईच पार्टिकल का कंडीशन है 2 एप्सिलॉन, फिर से 2 पार्टिकल का कंडीशन 3 एप्सिलॉन। लाइक दिस प्रॉब्लम्स आपने क्वांटम मैकेनिक्स में एनर्जी ऑफ द सिस्टम फाइंड करने के लिए यूज किया होगा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी या फिर स्टेट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप एनर्जी कंडीशन फाइंड करते हैं, जहां पे आप कंपेयर कर सकते हैं 6 और 4 10 और 2 12 एप्सिलॉन है। दिस रिप्रेजेंट एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आप यहाँ पे खुद से 2 पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, पर जब मोर पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो कभी यहाँ पे 1 पार्टिकल हो सकता है, कभी 2 हो सकते हैं, ऑल पार्टिकल सेम लेवल में आ सकते हैं। बट अभी मैंने यहाँ पे ये 2 पार्टिकल्स लिए कि ऑन एन एवरेज एक पर्टिकुलर लेवल में 2 पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये एवरेज एनर्जी बताएगा सिस्टम का। ये पॉइंट रिलेट हुआ? यस सर। अगर ये नंबर ऑफ पार्टिकल वेरी कर रहे हो तो कभी सिस्टम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी आएगा, कभी स्टेट एनर्जी आएगा, कभी कुछ आएगा। बट अगर आप ऑन एन एवरेज 2 पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करें या 1 पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करें, ये सभी में इक्वल कंडीशन कर दें जो एवरेज के लिए सेम आएगा, तो ये एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम है। तो यहाँ पे आप चेक करें, ये ऑल स्टेट्स आपने कंक्लूजन इंक्लूड नहीं किया, कंडीशन नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स का रेंज के लिए यूज किया है, तो इस रेंज में ये एनर्जी ऑफ द सिस्टम बताएगा, एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम बताएगा। तो दिस रिप्रेजेंट एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम lies in the infinitesimal interval epsilon to interval d epsilon lies between epsilon to d epsilon, रेंज के लिए एवरेज। अब अगर आप एनर्जी की पॉसिबल वैल्यूज पे आप इसको इंटीग्रल कर दें, ये पैटर्न को ऐड कर दें कि जितनी पॉसिबल एनर्जीज हैं, जो नेक्स्ट स्लाइड में इंटीग्रेशन पार्ट, ये अभी ये सॉरी एप्सिलॉन एनर्जी यहाँ पे ये पार्ट छूट गया है, अभी बताएगा ये एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एक पार्ट फिर से थोड़ा क्लियर है, एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि अभी ये पार्ट जो आपने इंक्लूड नहीं किया, अभी तो जस्ट ये पार्ट आप इंक्लूड कर रहे हैं।
एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। अगर आप यहाँ पे ईच लेवल की एनर्जी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एनर्जी बने। अभी जस्ट इस पार्ट में ये पार्ट को मल्टीप्लाई किया है, ये एक पर्टिकुलर स्टेट में एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल बताता है और कितनी स्टेट्स हैं दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिस्टम के एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल बताएगा। जैसे अभी यहाँ पे फिर से इसको मैं इस पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ। कितनी स्टेट्स हैं? ये 3 स्टेट्स हैं। 3 स्टेट्स नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स और ईच स्टेट में कितने पार्टिकल्स हैं? ऑन एवरेज 2 पार्टिकल्स हैं। तो मल्टीप्लाई किया तो 6 बन गया, जो आप यहाँ पे काउंट करके चेक कर सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल 6 है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? जी सर। अब अगर इसमें एक पर्टिकुलर लेवल की एनर्जी का कंडीशन मल्टीप्लाई करते हैं, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है, तब ये सिस्टम की एनर्जी पार्ट बताएगा। नेक्स्ट स्लाइड में एप्सिलॉन, एफ एप्सिलॉन, जी एप्सिलॉन एंड डी एप्सिलॉन। दिस वन रिप्रेजेंट एनर्जी और एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम लाइज इन द रेंज। एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन प्लस जी एप्सिलॉन। अब अगर आपको 0 टू इनफाइनाइट एनर्जी की पॉसिबल वैल्यूज गिवन है और जी एफ एप्सिलॉन, जी एप्सिलॉन, डी एप्सिलॉन, ये इंटीग्रल फाइंड करना है और 0 टू इनफाइनाइट एप्सिलॉन, एफ एप्सिलॉन, जी एप्सिलॉन, डी एप्सिलॉन और these two इंटीग्रेशंस को अगर आप कंपेयर करें तो सॉलिड स्टेट के लिए आपने इंटीग्रेशन सॉल्व किए होंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मटेरियल और सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स में भी एकदम इंक्लूड किए होंगे। This one represent average number of particles in the system या total number of particles in the system। अगर all जितने भी पॉसिबल लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूशन है सभी के पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन आप ऐड कर दें तो सिस्टम में कितने पार्टिकल्स हैं उसका आपको आइडिया मिलेगा। तो दिस वन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम। जब नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स होंगे तभी नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ा जाएगा, जब वेरिएबल होंगे तभी एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ यूज कर सकते हैं सिस्टम के लिए। एंड दिस वन रिप्रेजेंट द एवरेज एनर्जी और इंटरनल एनर्जी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंस्ट्रेंट्स के लिए आप जब ऐड करते हैं तो ये इंटरनल एनर्जी बनता है, ये स्टार्टिंग में बताया। तो these two words से आपको प्रॉब्लम में हिंट होगा कि क्या पार्ट पूछा है। तो ये इंटीग्रेशंस की आपको रिक्वायरमेंट होगी ये रेंज के लिए और यहाँ पे these 4 रिजल्ट्स की रिक्वायरमेंट थी जो आपको बेसिक पार्ट से करके मैंने डेफिनेशन बताया है। समटाइम इस पर्टिकुलर डेफिनेशन पे सॉलिड स्टेट में भी और स्पेसिफिक मैकेनिक्स में भी कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। अब कोई एक पर्टिकुलर स्टेट ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड, अगर एफ एप्सिलॉन को मैंने बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी, तो मैं यहाँ पे सफिक्स में वर्ड यूज कर रहा हूँ ऑक्यूपेंसी के लिए ओसी। सेम स्टेट है, इसी पार्टिकल को अगर आपने इस स्टेट में फिल कर दिया तो ऑक्यूपाइड हो गया, सेम टाइम पे ये स्टेट अनऑक्यूपाइड नहीं रह सकता। तो एक पर्टिकुलर लेवल या पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट्स की ऑक्यूपेंसी और अनऑक्यूपेंसी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। जब कोई पर्टिकुलर स्टेट ऑक्यूपाइड होगा तो सेम टाइम पर अनऑक्यूपाइड नहीं हो सकता। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो प्रोबेबिलिटी पार्ट अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशंस में आप ऐड करते हैं, अनऑक्यूपेंसी के लिए मैंने यूएन वर्ड यूज कर दिया। सेम स्टेट की प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी और प्रोबेबिलिटी ऑफ अनऑक्यूपेंसी को अगर आप ऐड करेंगे तो 1 बनेगा। तो कहीं रिक्वायर्ड होगा तो आप इसको अप्लाई करेंगे। एक पर्टिकुलर स्टेट की एनर्जी एप्सिलॉन ले रहे हैं और सेम स्टेट्स के लिए ये these two प्रोबेबिलिटीज को ऐड करेंगे तो 1 आएगा। समटाइम ये जो डेफिनेशन मैंने आपको हिंट किया है नंबर ऑफ पार्टिकल का नोटेशन n बनेगा और ये नोटेशन समटाइम e और u क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये नोटेशन हो सकता है। अभी आपको स्टैटिस्टिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का फॉर्म क्या पॉसिबल होगा वो डिस्कस करते हैं। फॉर्म फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे ये मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वर्ड जो आपको मैंने नॉट ट्रायल्स की रिक्वायरमेंट, जो आपको माइक्रो स्टेट डिस्कस किया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग आप पार्टिकल्स को वेरियस डिजेनरेट और नॉन डिजेनरेट स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो माइक्रो स्टेट्स के लिए आपको मैंने फॉर्म बताया हुआ है, उस माइक्रो स्टेट्स वाले एक्सप्रेशन को आप यहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाले पार्ट के लिए यूज करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का फॉर्म आपको फाइंड हो जाएगा। एक पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स के लिए इसका डेरिवेशन पार्ट सजेस्ट कर रहा हूँ मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए। मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी एफ एप्सिलॉन पार्ट या एप्सिलॉन आई पार्ट यूज कर सकते हैं। रिकॉल करेंगे अगर आप टोटल पार्टिकल्स n ले रहे हैं और n पार्टिकल्स को, देखो यहाँ पे जो नोटेशन n है वो इससे डिफरेंट है, अभी इसको थोड़ा देर के भूल जाएंगे। एक प्रॉब्लम को रिकॉल करें जो स्टार्टिंग माइक्रो स्टेट्स के लिए मैंने सजेस्ट किया था कि अगर आप टोटल n पार्टिकल्स को वेरियस ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कराएं और ईच ग्रुप के लिए पार्टिकल, फर्स्ट ग्रुप के लिए n1 पार्टिकल है, सेकंड ग्रुप के लिए n2 पार्टिकल्स हैं और ith ग्रुप के लिए ni पार्टिकल्स, और ईच ग्रुप के लिए स्टेट्स का नंबर g1, g2 और gi है। तो रिकॉल करेंगे माइक्रो स्टेट आपको
एमबी के लिए बताया था समेशन प्रोडक्ट ओवर आई जी आई पावर एन आई। वो साइंस थीम के लिए आपको डिस्कस किया था प्रोडक्ट ओवर आई एन आई प्लस जी आई माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन आई फैक्टोरियल जी आई माइनस वन फैक्टोरियल। फर्मी ड्राफ्ट के लिए प्रोडक्ट ओवर आई जी आई सी एन आई। ये रिकॉल हो रहा है सभी को? लेबल कवर्ड है यहाँ पे। लेबल के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी अगर फाइंड करना है तो लेबल इज द ग्रुप ऑफ स्टेट्स, इसलिए मैंने प्रोडक्ट वाले पार्ट को वहां पे यूज कर लिया। बट यहाँ पे कंडीशन भी रिकॉल करें, ये कंडीशन ईच लेवल के लिए जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो फिक्स रहेंगे, वेरी नहीं करेंगे, और ऑल लेवल के ऑल ग्रुप के पार्टिकल्स को ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n बनेगा। अब क्योंकि ये ईच लेवल के लिए ईच ग्रुप के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स है, अगर आप इसमें वेरिएशन करें और वेरिएशन को यहाँ पे डेल्टा से रिप्रेजेंट करें वेरी पार्ट के लिए, तो डेल्टा एन आई अगर वेरी कराएंगे क्योंकि कांस्टेंट है तो जीरो बनेगा। इंडिविजुअल ग्रुप के जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो चेंज नहीं हो रहे। फर्स्ट ग्रुप में श्योरली n1 पार्टिकल फिल करना है, सेकंड ग्रुप में n2 पार्टिकल फिल करना है। तो अगर किसी पर्टिकुलर ग्रुप में 2 पार्टिकल्स हैं तो वो 2 ही रहेंगे, वो 3 नहीं बनेंगे। फर्स्ट ग्रुप में जो पार्टिकल इंक्लूड होगा वो सेकंड ग्रुप में नहीं जाएंगे, इसलिए जब इसका वेरिएशन करेंगे तो जीरो बनेगा। और एक पर्टिकुलर ith ग्रुप की जो एनर्जी है वो एप्सिलॉन आई। अगर ith लेवल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ni ले रहे हैं और उस लेवल की एनर्जी एप्सिलॉन आई है, और ऑल ग्रुप पे अगर आप इसको ये ऐड कर दें ये सिस्टम की एनर्जी नहीं बनेगा डिस्क्रीट पार्ट के लिए, जो भी आपको मैंने हिंट किया। सिस्टम की एनर्जी यहाँ पे फिक्स ले रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल भी फिक्स है, और जब आप ये फिक्स पार्ट का वेरिएशन करेंगे तो जब आप ये लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो इंडिविजुअल लेवल की सिंगल पार्टिकल की जो एनर्जी का कंडीशन है वो चेंज नहीं होता है, ओनली यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो सकता है। तो जैसे ही आप इसको वेरी कराएंगे तो ये डेल्टा एन आई वेरिएशन पार्ट के लिए मैंने इंक्लूड कर लिया, एप्सिलॉन आई एस एच, बट क्योंकि ईच ग्रुप के जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो वेरी नहीं कर रहा है, एनर्जी वेरी नहीं कर रहा है, तो ये वेरिएशन जीरो बनेगा। तो इसमें 2 कंडीशंस थी, एनर्जी फिक्स है और पार्टिकल फिक्स है, तो इसका वेरिएशन किया तो ये 2 कंडीशंस हमारी जीरो। तो एक मेथड आप लोगों ने पढ़ा होगा लैग्रेंज अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर मेथड। तो जितनी हमारे पास कंडीशन है हम उतने अननोन मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे एक कोई भी स्टैटिस्टिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग। अगर आप यहाँ पे माइक्रोस्टेट, मैं सपोज वो साइंस के लिए पहले सजेस्ट कर रहा हूँ, समेशन प्रोडक्ट ओवर आई एन आई प्लस जी आई माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन आई फैक्टोरियल जी आई माइनस वन फैक्टोरियल। यहाँ पे वर्ड है मोस्ट प्रोबेबल। अगर हम यहाँ पे एंट्रोपी फाइंड करें एस इक्वल्स के बी एल एन ओमेगा से, इक्विलिब्रियम में माइक्रोस्टेट्स मैक्सिमम होती हैं, उस इक्विलिब्रियम स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, और जब प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगा तो इस एंट्रोपी का वेरिएशन जीरो बनेगा, और जीरो होने से ये डेल्टा एल एन ऑफ ओमेगा ये जीरो बनना चाहिए। तो ये जो कंडीशन है माइक्रोस्टेट के मोस्ट प्रोबेबल पार्ट से आपको कंफर्म हो गया। अब अगर आप ये जो 2 कंडीशंस हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग टू अननोन मल्टीप्लाई करें तो ये लैग्रेंज अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर मेथड में डेल्टा एल एन ओमेगा माइनस अल्फा विद दिस कंडीशन समेशन ओवर आई डेल्टा एन आई माइनस बीटा समेशन ओवर आई एप्सिलॉन आई डेल्टा एन आई इज इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन जीरो था। अब ये कंडीशन यहाँ पे अगर इंक्लूड करें तो ये कंडीशन में राइट साइड में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ये लैग्रेंज अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर मेथड है। जितनी कंडीशंस थी उन एक पार्टिकल्स के लिए, एक एनर्जी पार्ट के लिए मैंने 2 अननोन अभी मल्टीप्लाई किए और ये कंडीशन मोस्ट प्रोबेबल कंडीशन में यूज कर लिया। ये कंडीशन कहां से यूज हुआ? मोस्ट प्रोबेबल जिस स्टेट की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है उसके लिए माइक्रोस्टेट्स मैक्सिमम होंगे, मैक्सिमम के बाद वेरिएशन जीरो आता है, और जीरो होने से ये कंडीशन मैंने इंक्लूड कर लिया। अब जिस स्टेटिस्टिक्स के लिए आपको ये फाइंड करना है उस स्टेटिस्टिक्स की माइक्रोस्टेट का फॉर्म यहाँ पे फिक्स कर दिया है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं वो साइंस सीन के लिए डिस्कस कर रहा हूँ, तो ओमेगा के प्लेस पे वो साइंस सीन वाला रिजल्ट माइक्रोस्टेट के लिए यूज करेंगे। डेल्टा इस पार्ट का जब लॉग लेंगे तो लॉग प्रॉपर्टी से जब प्रोडक्ट पार्ट का लॉग फाइंड करेंगे तो समेशन ओवर लॉग पार्ट बनेगा। तो ये प्रोडक्ट नोटेशन चेंज टू समेशन एल एन ऑफ एन आई प्लस जी आई माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन आई फैक्टोरियल जी आई माइनस वन फैक्टोरियल माइनस समेशन ओवर आई डेल्टा एन आई मल्टीप्लाइड बाई अल्फा माइनस बीटा समेशन ओवर आई एप्सिलॉन आई डेल्टा एन आई इज इक्वल टू जीरो। तो ये बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स केस के लिए मैंने माइक्रोस्टेट यहाँ पे यूज करी, और बोस आइंस्टीन केस के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का फॉर्म क्या बनेगा वो यहाँ पे फाइंड कर रहा है। अब यहाँ पे these log फैक्टोरियल के लॉग पार्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए और अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करेंगे। एन आई वैल्यू लार्ज है, जी आई वैल्यू लार्ज होने से ये एन आई प्लस जी आई माइनस वन को एज एन अप्रोक्सीमेशन आप एन आई प्लस जी आई यूज कर सकते हैं, जी आई माइनस वन को आप जी आई यूज कर सकते हैं। तो इस पार्ट में प्लेस करेंगे डेल्टा समेशन ओवर आई एल एन ऑफ एन आई प्लस जी आई फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन आई फैक्टोरियल जी आई फैक्टोरियल, बाकी पार्ट ऐसे। अब यहाँ पे रेशियो में आपको कंडीशन दिया हुआ है, ये पार्ट लॉग पार्ट डिफरेंस में नोट करेंगे एल एन ऑफ एन आई प्लस जी आई फैक्टोरियल माइनस एल एन एन आई फैक्टोरियल
माइनस ln gi फैक्टोरियल माइनस अल्फा समेशन ओवर आई डेल्टा ni माइनस बीटा समेशन ओवर आई एप्सिलॉन आई डेल्टा ni इज इक्वल टू 0। अब ये इस पार्ट में भी आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेल्टा वेरिएशन के लिए तो लाइक डिफरेंशिएशन आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो समेशन ओवर आई लॉग फैक्टर का डिफरेंशियल करेंगे 1 बाई सॉरी पहले अभी स्टर्लिंग एप्रोक्सीमेशन और अप्लाई वेरिएशन से पहले यहाँ पे स्टर्लिंग एप्रोक्सीमेशन अप्लाई तो ln ऑफ x फैक्टोरियल ये पहले भी आपको स्टर्लिंग एप्रोक्सीमेशन सजेस्ट किया है x ln x माइनस x और लार्ज वैल्यूज ऑफ x के लिए आप ये स्टर्लिंग एप्रोक्सीमेशन कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस पार्ट को सिंपलीफाई करेंगे ni प्लस gi ln ऑफ ni प्लस gi माइनस ni प्लस gi ये पॉइंट पे थोड़ा अलर्ट रहेंगे। ये पार्ट में स्टर्लिंग एप्रोक्सीमेशन अप्लाई करेंगे ni ln ni एक माइनस स्टर्लिंग एप्रोक्सीमेशन वाला और ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस ln gi फैक्टोरियल को सिंपलीफाई करेंगे gi ln gi प्लस gi माइनस अल्फा समेशन ओवर आई डेल्टा ni माइनस बीटा समेशन ओवर आई एप्सिलॉन आई डेल्टा ni इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो ni पार्ट है उस पे वेरिएशन आपको डिफरेंशिएशन करना है और डिफरेंशियल करेंगे तो फर्स्ट हम ni प्लस gi कांस्टेंट लॉग फैक्टर का डिफरेंशियल किया 1 बाई ni प्लस gi डेल्टा ni प्लस अभी लॉग फैक्टर कांस्टेंट है ये टर्म का डिफरेंशियल करेंगे gi कांस्टेंट वैल्यू है तो ln ni प्लस gi डेल्टा ni हम ये पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे ये टर्म कैंसिल आउट हो गया सर ये टर्म आप कंपेयर करिए ये टर्म ni प्लस gi से कैंसिल आउट हो अब यहाँ पे डिफरेंशियल करेंगे ni कांस्टेंट ln फैक्टर का डिफरेंशियल किया 1 बाई ni डेल्टा ni या टोटल से डेल्टा ni मैं लास्ट में नोट कर दे रहा हूँ कॉमनली ये पार्ट ni कांस्टेंट ln फैक्टर का डिफरेंशियल प्लस इस माइनस से माइनस हो गया ln फैक्टर एस एच ये टर्म का डिफरेंशियल 1 हो गया। बाकी पार्ट ये कांस्टेंट है ये डेल्टा ni माइनस अल्फा समेशन ओवर आई डेल्टा ni माइनस बीटा समेशन ओवर आई एप्सिलॉन आई डेल्टा ni इज इक्वल टू 0। ये जो आपको मैंने यहाँ से स्टेप डिस्कस किए हैं इस स्टेप तक ओनली इस डेल्टा नोटेशन को मैंने डिफरेंशियल पार्ट के लिए यूज किया है और ये स्टर्लिंग एप्रोक्सीमेशन अप्लाई किया है और लार्ज वैल्यू ऑफ स्टेट्स के लिए ये कंडीशन मैंने अप्लाई। अब इसको सिंपलीफाई करें ये टर्म कैंसिल आउट हो गए ये रेशियो 1 बन गया इस रेशियो 1 से ये कैंसिल आउट हो गया। ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? नेक्स्ट स्लाइड में ये समेशन ओवर आई ये लॉग फैक्टर और ये लॉग फैक्टर इसको रेशियो का लॉग नोट कर सकते हैं समेशन ओवर आई ln ऑफ ni प्लस gi डिवाइडेड बाई ni माइनस अल्फा माइनस बीटा एप्सिलॉन आई डेल्टा ni इज इक्वल टू 0। इस टोटल रिजल्ट को समेशन ओवर आई आउटर मैंने सभी के लिए नोट कर दिया डेल्टा ni कॉमन ले लिया तो ये फैक्टर इस फॉर्म में एडजस्ट हो गया। अब ये राइट साइड 0 होने की एक ही पॉसिबिलिटी है कि इस डेल्टा ni का जो कोफिशिएंट है वो 0 हो जाए और जैसे ही आप इसको 0 करेंगे ln ni प्लस gi बाई ni माइनस अल्फा माइनस बीटा एप्सिलॉन आई इज इक्वल टू 0 ln ni प्लस gi बाई ni इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई एंटी लॉग लेंगे ni प्लस gi बाई ni इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई। इसको रेशियो को सिंपलीफाई करेंगे 1 प्लस gi बाई ni एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन ni बाई gi या भी gi बाई ni फाइंड करें gi बाई ni एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई माइनस 1 इसको इन्वर्ट करेंगे तो ni बाई gi इज इक्वल टू 1 बाई एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई माइनस 1। जब ये अननोन फैक्टर की डेफिनेशन पे जाएंगे तो इन टर्म्स ऑफ केमिकल पोटेंशियल अल्फा डिफाइंड एज माइनस म्यू बाई केवीटी एंड बीटा आपको मोस्टली काफी टाइम से आपके डेफिनेशन यूज कर रहे हैं 1 बाई केवीटी तो ये डेफिनेशन से रेट हो जाएगा। तो ये ni बाई gi एक आयत ग्रुप की स्टेट्स थी gi और उसमें पार्टिकल्स आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे n बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर स्टेट जो डिवाइड कर देंगे तो ये जब आप आई ग्रुप में पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो एक आयत ग्रुप में कितनी स्टेट में आपने पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट किए हैं तो एक पर्टिकुलर स्टेट में कितना ऑन एन एवरेज कंडीशन आया वो पार्ट बताएगा जो आपको यहाँ पे मैंने डेफिनेशन बताया है एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एनर्जी स्टेट्स इन एनर्जी एप्सिलॉन। यहाँ पे एप्सिलॉन नोटेशन लिया बट अभी इसी पार्ट में क्योंकि एनर्जी डिफरेंट ग्रुप के कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट नोटेशन था तो मैंने एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए कंडीशन फाइंड कर दिया जिसका एनर्जी एप्सिलॉन है।
ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का नोटेशन है एफ एप्सिलॉन आई दैट रिप्रेजेंट एन आई बाई जी आई 1 बाई एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई माइनस 1, ये बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के लिए आपको फाइंड किया। अब अगर ये अल्फा और बीटा की वैल्यूज यहाँ पे प्लेस कर देते हैं तो ये फॉर्म बनता है 1 बाई एक्सपोनेंशियल एप्सिलॉन आई माइनस म्यू बाई केवीटी माइनस 1। हो सकता है अभी हम स्टूडेंट्स को रिलेट ना कर पा रहे हो। जैसे ही आप स्टैटिस्टिक्स वो साइंस से फर्मी ड्राइव पे जाएंगे, जो आप सॉलिड स्टेट में एक एक्सप्रेशन पढ़ते हैं, जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में नोट कर रहा हूँ, हो सकता है उससे आप उसको रिलेट कर पाएं। एफ फंक्शन ऑफ ई इज इक्वल टू 1 बाई एक्सपोनेंशियल ई माइनस म्यू बाई केवीटी प्लस 1। ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी आपने सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स के लिए पढ़ा होगा। फर्मी ड्राइव स्टैटिस्टिक्स के लिए हो सकता है अभी भी थोड़ा रिलेट ना कर पा रहे हो। ये फॉर्म केमिकल पोटेंशियल और फर्मी एनर्जी पार्ट के लिए आपने ई माइनस ई एफ बाई केवीटी प्लस 1 ये फॉर्म पढ़ा होगा एफ ऑफ ई, ये फर्मी ड्राइव के लिए। तो ये जो केमिकल पोटेंशियल है, केमिकल पोटेंशियल फर्मी एनर्जी इक्वल टू 0 पे फर्मी एनर्जी से रिलेट करेंगे, दोनों वैल्यू सेम आती है। सेम आने से फर्मी ड्राइव केस के लिए ये ईएफ नोटेशन आप पढ़ लेते हैं। तो मैंने रिकॉल करने के लिए आपको नोटेशन सजेस्ट किए, जो मैंने नोटेशन यहाँ पे यूज किए हैं। अभी वो साइंस के लिए फॉर्म बताया, इसको ऑल टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स के लिए जनरलाइज कर सकते हैं। एफ ऑफ एप्सिलॉन आई इज इक्वल टू 1 बाई एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई प्लस ए। अब इस ए की वैल्यू अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू 0 हो सकता है, प्लस 1 हो सकता है और माइनस 1 हो सकता है। 0 बनेगा एमडी के लिए, प्लस 1 फर्मी ड्राइव के लिए और माइनस 1 बोस आइंस्टीन के लिए, जो आपको ये कंफर्म करना है। ये फैक्टर को आप चेक करें, ये माइनस 1 है, ये वैल्यू माइनस 1 है बोस आइंस्टीन के लिए। फर्मी ड्राइव के लिए आप सॉलिड स्टेट में पढ़े होंगे कि प्लस 1 है और एमडी के लिए 0 बनता है। तो ये मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर्म आपको यहाँ पे कैसे फाइंड होगा वो मैंने सजेस्ट कर दिया। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि फर्स्ट टाइम ये नोटेशन मैं यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा रिलेट करने के लिए मुझे ड्राइव करना पड़ा। आप ये एप्सिलॉन आई को भी थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, आप एफ ऑफ एप्सिलॉन मैंने पहले नोट किया था, अब इस फॉर्म में आप इसको मेमोराइज करें। एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन प्लस ए और 1 बाई एक्सपोनेंशियल एप्सिलॉन माइनस म्यू बाई केवीटी प्लस ए, जो ए वैल्यूज ऊपर डिफाइन की हैं उसी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ये सिंगल पार्टिकल के लिए एनर्जी नोटेशन है, आप उस एनर्जी के नोटेशन में आपको ये फॉर्म मैंने सजेस्ट कर दिया। देखो सॉलिड स्टेट में आप ये पढ़ रहे थे, मैंने एप्सिलॉन लिखा, इसका भी एक रीजन है। जब आप सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं तो एक्सप्रेशंस आपने एक बार कहीं पे पढ़ लिया और उसको आप मेमोराइज करके अप्लाई करने लगता है। हो सकता है अभी सम कैंडिडेट को ये डिफरेंस पता हो, सम डाउटफुल रहे, तो आप ये बताइए यहाँ पे जो कैपिटल ई है ये एनर्जी सिस्टम का है या वन पार्टिकल का है? सॉलिड स्टेट में जो आप पढ़ते हैं, जब ये सॉलिड स्टेट में ये रिजल्ट्स पढ़े होंगे, बोलिए। सिस्टम का। ये डाउट हुआ इस कैपिटल ई से। यहाँ पे मैंने कैपिटल ई नोटेशन सिस्टम के लिए बताया है, बट फिर से आप सॉलिड स्टेट जाके पढ़ना, ये सिस्टम का एनर्जी नहीं होता वहाँ पे, ये सिंगल पार्टिकल एनर्जी होती है, इसलिए मैंने नोटेशन यहाँ पे बताया, जिससे आप आगे डाउट आपको ऑटोमेटिकली लग जाए। जब वेरियस एनर्जी लेवल्स आप यूज करते हैं, इन एनर्जी लेवल्स में आप पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब सिस्टम का एनर्जी बनता है। बट आप ये रिकॉल करिए, आपने यही डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का डेफिनेशन यूज किया होगा फर्मी लेवल को डिफाइन करने के लिए, और फर्मी लेवल आप डिफाइन करते हैं कि t इक्वल टू 0 पर हाईएस्ट ऑक्यूपाइड लेवल फर्मी लेवल होता है। ये पॉइंट रिकॉल हुआ होगा? यस सर। फर्मी लेवल की एनर्जी फाइंड करने के लिए आप ये ऑल लेवल की एनर्जी को ऐड नहीं करते। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे राइज कर रहा हूँ, 0 एप्सिलॉन, 2 एप्सिलॉन, 3 एप्सिलॉन और 4 एप्सिलॉन। ऐसे ही आप एप्सिलॉन के टर्म्स में सम लेवल्स मैंने नोट कर दिए। अगर आप यहाँ पे 1 पार्टिकल फिल कर रहा है, मैंने 5 पार्टिकल फिल किए, तो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फर्मी लेवल? 4 एप्सिलॉन। 4 एप्सिलॉन। आप ये 4 एप्सिलॉन तक की एनर्जी को ऐड नहीं करते, तो आप ये बताइए 4 एप्सिलॉन जो है एनर्जी वो 1 पार्टिकल का है या सिस्टम का है? अगर यहाँ पे एक सिस्टम की एनर्जी फाइंड करने लगे तो सिस्टम की एनर्जी तो 4 + 3 + 2 + 1 बनेगा, n एप्सिलॉन बनेगा। क्लियर हुआ? यस सर। तो ये जो एनर्जी नोटेशन, क्योंकि सॉलिड स्टेट की मोस्टली बुक में ये कैपिटल ही लिखा होता है, तो ये सिस्टम की कैपिटल आप पढ़ते आ रहे हैं सिस्टम की एनर्जी के लिए, चाहे सॉलिड स्टेट हो चाहे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो मैंने नोटेशन बताए, तो इससे डाउट क्रिएट हुआ कि ये सिस्टम का एनर्जी कहीं आप यूज ना करें, जबकि सिस्टम का एनर्जी नहीं है, ये सिंगल पार्टिकल का एनर्जी। तो अगर आपने 1 पार्टिकल फिल किए तो ये फर्मी एनर्जी बना यहाँ पे 4 एप्सिलॉन। बट अगर यहाँ पे मैं 2 पार्टिकल फिल कर दूं ईच लेवल में, और ये पार्टिकल का नंबर मैंने 10 ले लिया, तो फर्मी एनर्जी क्या बनेगा? बोलिए बोलिए। नहीं, अभी मैंने आपको एक पॉइंट सजेस्ट किया कि सिंगल पार्टिकल लेवल की एनर्जी है फर्मी एनर्जी, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी ऑफ हाईएस्ट ऑक्यूपाइड लेवल, फर्मी एनर्जी ऑफ हाईएस्ट ऑक्यूपाइड लेवल एट t = 0। तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड सिंगल पार्टिकल लेवल की एनर्जी कितना है?
4 एप्सिलॉन। क्लियर हुआ? बट ये 2 पार्टिकल कब फिल करेंगे? जब आप स्पिन हाफ पार्टिकल्स ले रहे हो। फर्मियंस के लिए तो आप फर्मी ड्रा के डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे तो विदाउट स्पिन तो मैक्सिमम 1 पार्टिकल फिल करता है, बट आप क्वांटम मैकेनिक्स में जाइए, आप 2s+1 पार्टिकल्स मैक्सिमम नंबर फिल कर सकता है। ठीक है, तो डाउट सॉलिड स्टेट पार्ट से आपको, अगर सॉलिड स्टेट में अच्छे से आप ये कंसेप्ट पढ़ें तो ये डाउट नहीं आना चाहिए, तो आगे डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हम t=0 की बात कर रहे हैं तो t=0 पे हम फर्मी लेवल को डिफाइन करते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड लेवल, और हाईएस्ट ऑक्यूपाइड लेवल यहाँ पे 4 एप्सिलॉन एनर्जी का है, तो उस लेवल की एनर्जी फर्मी लेवल की एनर्जी बनेगी, उस लेवल की एनर्जी फर्मी एनर्जी बनेगी। तो आप चाहे यहाँ पे 2 पार्टिकल फिल करें, चाहे 4 करें, चाहे 10 करें, चाहे 1 करें, उससे सिंगल पार्टिकल की हाईएस्ट ऑक्यूपाइड लेवल की एनर्जी पे कोई चेंज थोड़ी हो रहा है। क्लियर रहेगा? यस सर। यहाँ पे जो म्यू नोटेशन है वो केमिकल पोटेंशियल है, केमिकल पोटेंशियल जो फर्मियंस के लिए ये फर्मी एनर्जी पार्ट बन जाएगा। इन फर्मी ड्राग स्टैटिस्टिक्स थ्री टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डिफरेंस मैंने क्वांटम मैकेनिक्स में डिस्कस किया हुआ है। सम पॉइंट्स क्वांटम मैकेनिक्स से रेफरेंस लेके आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। एमबी स्टैटिस्टिक्स, बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, फर्मी ड्राग स्टैटिस्टिक्स। ये आपको हिंट कहता है कि क्लासिकल पार्टिकल पे एप्लीकेबल होगा। स्पिनलेस, एंड डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। और क्लासिकल आइडेंटिकल पार्टिकल बढ़ता है। बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स एप्लीकेबल to identical bosons. Fermi Dirac statistics applicable to identical fermions. यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 1 by exponential अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन, इसको केमिकल पोटेंशियल के टर्म्स में नोट करेंगे एप्सिलॉन माइनस म्यू बाई केबीटी। 1 by exponential अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन माइनस 1, 1 by exponential epsilon minus mu by kBT minus 1, 1 by exponential alpha plus beta epsilon plus 1 is equal to 1 by exponential epsilon minus mu by kBT plus 1, और इसी पार्ट को आप फर्मी एनर्जी से रिलेट करेंगे एक्सपोनेंशियल एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन f by kBT plus 1। जैसे आप ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी और एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल के डेफिनेशन से इसको रिलेट करेंगे, तो किसी भी पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप ये टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी की वैल्यू फिक्स होने से अब ये एक्सपोनेंट अगर फिक्स होगा तो ये रेफरेंस लेके आप केमिकल पोटेंशियल का वेरिएशन टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में चेक कर सकते हैं। ये एप्सिलॉन वैल्यू एक पर्टिकुलर स्टेट की एनर्जी टेम्परेचर चेंज होने से चेंज नहीं होगी, ये केमिकल पोटेंशियल चेंज होगा, और केमिकल पोटेंशियल चेंज लाइक दिस होगा कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी की वैल्यू अनचेंज रहे, और अनचेंज रहने से ये फंक्शन कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट कब होगा? अगर टी को आप चेंज कर रहे हैं तो उसी रेशियो में आप ये पार्ट को चेंज करते हैं, और चेंज करेंगे तो अगर आप टी को इंक्रीज कर रहे हैं एज टी इंक्रीजेस तो इंक्रीज करेंगे तो ये फैक्टर भी इंक्रीज होना चाहिए। क्लियर है? तभी तो चेंज रहेगा, और इंक्रीज होने से एप्सिलॉन कांस्टेंट है, ये डिफरेंस है माइनस, तो म्यू वैल्यू अगर डिक्रीज हो जाए तो फैक्टर इंक्रीज हो जाए, तो एज टी इंक्रीजेस म्यू डिक्रीज, सभी के लिए फैक्टर्स सेम रहेगा। टी इंक्रीजेस म्यू डिक्रीजेस। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो t इक्वल टू 0 पे होगी। केमिकल पोटेंशियल की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो t इक्वल टू 0 पे होगी सभी स्टैटिस्टिक्स के लिए। अब आप ये अगर किसी बुक को रेफरेंस लें तो ये केमिकल पोटेंशियल का कंपैरिजन थ्री टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा कि म्यू वैल्यू यहाँ पे एमबी स्टैटिस्टिक्स में नेगेटिव होता है, बोस-आइंस्टीन में भी नेगेटिव होता है, और बोस-आइंस्टीन और एमबी स्टैटिस्टिक्स को अगर कंपेयर करें तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए मोर नेगेटिव होता है। फर्मी ड्राग स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये पॉइंट रिकॉल कर पाएंगे किसी बुक का रेफरेंस लेके। मैं यहाँ पे इसको नोट कर रहा हूँ, लेस देन 0, लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन 0।
where epsilon 0 is single particle ground state energy. एनर्जी ऑफ सिंगल पार्टिकल ग्राउंड स्टेट, सिस्टम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी नहीं है, सिंगल पार्टिकल के लिए। म्यू वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, बट यहाँ पे आपको डाउट रहेगा कि कब जीरो लेना है, कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, इसलिए इस नोटेशन से ये सब कंफर्म रहेगा एप्सिलॉन 0 से। अगर आप वो साइंसिन और एमबी को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे मोर नेगेटिव होगा किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, यहाँ पे लेस नेगेटिव आएगा। इसको कंपेयर करने के लिए जो वो साइंसिन स्टैटिस्टिक्स है, अगर आप ये वेरियस एनर्जी स्टेट्स यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया सिंगल पार्टिकल के लिए, जैसे आप हार्मोनिक ऑसिलेटर ले रहे हैं या कोई और पार्ट ले रहे हैं, अब ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी अगर 0 है, ये एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 एप्सिलॉन लाइक दिस आप फेस कर रहे हैं, एक बार ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी को नॉन जीरो ले रहा है, इसको मैंने एप्सिलॉन कर दिया, इसको 2 एप्सिलॉन 3 एप्सिलॉन 4 एप्सिलॉन। तो आप यहाँ पे कंपेयर करें, ये सिंगल पार्टिकल के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जीज हैं, तो यहाँ पे सिंगल पार्टिकल ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या है 0, और यहाँ पे सिंगल पार्टिकल ग्राउंड स्टेट एनर्जी एप्सिलॉन। अब चाहे यहाँ पे कितने भी पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करें, यहाँ पे मैंने 5 पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट किए, यहाँ पे मैंने 4 पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट किए, एक पार्टिकल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने भी पार्टिकल आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सर थोड़ा बैक स्लाइड दिखाएंगे, मैं एक्स्ट्रा उठा दिखाएंगे कुछ, एक मिनट सर। मैं नेक्स्ट स्लाइड में एप्सिलॉन 0 को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको थोड़ा कंसंट्रेट रहेंगे क्योंकि केमिकल पोटेंशियल पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दैट टाइम पे आपको डाउट क्रिएट ना हो। जी सर। अब आप यहाँ पे कंपेयर करें, सिंगल पार्टिकल ग्राउंड स्टेट एनर्जी यहाँ पे 0 है, सिंगल पार्टिकल ग्राउंड स्टेट एनर्जी यहाँ पे एप्सिलॉन है, बट सिंगल पार्टिकल्स में जो आप टोटल 10 पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 10 पार्टिकल्स हैं, तो सिस्टम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी आप चेक करें, तो यहाँ पे इस फर्स्ट एग्जांपल में बनेगा 4 पार्टिकल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी, ईच पार्टिकल की एनर्जी एप्सिलॉन है, और नेक्स्ट में 1 पार्टिकल के लिए 2 एप्सिलॉन है, तो यहाँ पे बना 6 एप्सिलॉन। और यहाँ पे सिंगल पार्टिकल्स में जो वेरियस पार्टिकल्स सिंगल पार्टिकल लेवल्स में वेरियस पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो सिस्टम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी 5 एप्सिलॉन प्लस 4 into 2 एप्सिलॉन प्लस 3 एप्सिलॉन, तो ये 16 एप्सिलॉन बनेगा। तो दोनों नोटेशंस में डिफरेंस क्या है वो आप चेक कर सकते हैं। सिंगल पार्टिकल ग्राउंड स्टेट एनर्जी यहाँ पे 0 है और सिस्टम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी 6 एप्सिलॉन है, यहाँ पे सिंगल पार्टिकल ग्राउंड स्टेट एनर्जी एप्सिलॉन है और सिस्टम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी 16 एप्सिलॉन है, तो दोनों नोटेशन सेम नहीं है। अभी मैंने आपको यहाँ पे हिंट किया है कि एप्सिलॉन 0 रिप्रेजेंट्स एनर्जी ऑफ सिंगल पार्टिकल ग्राउंड स्टेट, नॉट एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये एप्सिलॉन 0 कभी 0 होगा कभी नॉन 0 है। कब 0 होगा, जो आप सेमी क्लासिकल ट्रीटमेंट करेंगे, स्टैटिस्टिक्स तो आप अप्लाई कर रहे हैं वो साइंस क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, बट यहाँ पे आप क्लासिकल का कांसेप्ट क्या ले रहे हैं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से जो अनसर्टेनिटी समराइज होता है वो आप इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज नॉट कंसीडर्ड, और जब आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कंसीडर नहीं करेंगे तो सिस्टम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी 0 हो सकती है, वो क्वांटम मैकेनिक्स में आपको डिस्कस किया हुआ है। बट जैसे ही आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लेते हैं, पार्टिकल का वेव नेचर लेते हैं, तो जैसे ही वेव नेचर लेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑटोमेटिकली इंक्लूड होगा, और ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द सिस्टम या ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ सिंगल पार्टिकल सिस्टम और सिंगल पार्टिकल ग्राउंड स्टेट एनर्जी नॉन जीरो होता है। वो आप चेक कर लीजिए, पार्टिकल बॉक्स में आपको ग्राउंड स्टेट एनर्जी नॉन जीरो बताया, उसको एक्सप्लेनेशन किया था। हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए आपको नॉन जीरो बताया जब अपन पार्टिकल बताया, ये रिकॉल हो रहा है सभी को? यस सर। तो वो साइंस की स्टैटिस्टिक्स के लिए अगर आप ये कंपैरिजन करें तो केमिकल पोटेंशियल की जो मैक्सिमम वैल्यू है कभी 0 होगी कभी नॉन जीरो होगी, फिर ये 0 से डिक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे। तो इसलिए बुक में ये नोट किया होता है कि नेगेटिव होगा। ये रिकॉल हो रहा है सभी को? यहाँ पे लिखा होता है नेगेटिव समटाइम, ये पार्ट म्यू वैल्यू नेगेटिव, यहाँ पे भी म्यू वैल्यू नेगेटिव लिखा होता है और यहाँ पे म्यू वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा होता है। तो बुक में एक एजम्पशन लिया हुआ है कि कब ये नेगेटिव आप कंसीडर कर रहे हैं। क्या एजम्पशन है कि आप ये सेमी क्लासिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अगर आप इंक्लूड नहीं करेंगे तो ये कंडीशन बनेगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बनी 0, और 0 से जैसे ही आपने टेम्परेचर को स्लाइटली ई से चेंज इक्वल टू 0 से चेंज किया, ये वैल्यू नेगेटिव आ गया। बट जरूरी नहीं कि वो नेगेटिव बने। आप पार्टिकल बॉक्स में ग्राउंड स्टेट एनर्जी पढ़ते हैं पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाय 2 ml स्क्वायर, वन डायमेंशनल पार्टिकल बॉक्स में। 2 डायमेंशन में 3 डायमेंशन में ये एनर्जी फिर से फैक्टर चेंज होता जाता है। क्या ये एनर्जी 0 है? क्या ये एनर्जी नेगेटिव है? बोलिए नहीं। हार्मोनिक ऑसिलेटर में आपने 3 डायमेंशन के लिए आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी पढ़ा हुआ 3/2 h क्रॉस ओमेगा। क्या ये एनर्जी नेगेटिव है? ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वन पार्टिकल सिस्टम के लिए, तो इट मींस ये एप्सिलॉन 0 की वैल्यू बन गया। और जब ये बनेगा तो क्या ये करेक्ट है ऑल टाइम? वो साइंस की स्टैटिस्टिक्स में तो ये कंडीशनल रिजल्ट है। जब आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कंसीडर नहीं करेंगे तब इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम वैल्यू 0 बनेगा और केमिकल पोटेंशियल का, अदरवाइज T को जैसे ही आप चेंज करेंगे तब ये वैल्यू नेगेटिव, जो मैंने डिक्रीज बॉडी नोटेशन बताया है तभी नेगेटिव बनेगा, तभी करेक्ट बनता है। बट सेम टेंपरेचर पे दीस टू टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स को अगर आप कंपेयर करें एनबी और वो साइंसिन को, तो यहाँ पे मोर नेगेटिव वैल्यू बनेगा। इट मींस अगर किसी पर्टिकुलर टेंपरेचर पे यहाँ पे वैल्यू -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो यहाँ पे सेम टेंपरेचर पे ये वैल्यू -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा, तभी तो मोर नेगेटिव बना। क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस सर। ये मोर नेगेटिव बनेगा।
सेम टेम्परेचर लगा रेफरेंस। तो ऑल टाइम वो साइंस स्टैटिस्टिक्स में ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। कब पॉजिटिव होगा वो आपको मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया कि जब आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू जो बनेगा केमिकल पोटेंशियल का वो सिंगल पार्टिकल ग्राउंड स्टेट से मैच करेगा, अदरवाइज वैल्यू इससे लेस आएगा, तभी ये लेस देन और इक्वल टू म्यू मैक्सिमम वर्ड एप्सिलॉन जीरो नॉट किया है। तो यहाँ पे भी ये केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है। जैसे हायर टेम्परेचर पे जाएंगे वो पॉजिटिव से जीरो और फिर नेगेटिव में जाएगा। टू एक्सट्रीम केसेस जब आप पार्टिकल पढ़ेंगे, ये तो जनरल ट्रीटमेंट मैंने बता दिया, जब आप एक्सट्रीम केसेस पढ़ेंगे बोथ साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड, आइडियल बोस गैस, आइडियल बोस गैस में आप टू केसेस पढ़ेंगे, एक फोटोन गैस, फोटोन गैस। तो वहां पे फिर से ये कंसेप्ट ये भी करेक्ट है, बट इससे कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट बनेगा, और फोटोन गैस के लिए फिर आप ये सिंप्लीफिकेशन में मैक्सिमम वैल्यू जीरो लेके चलेंगे। एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन आएगा, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन में आप फिर से केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर पे ये केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू को जीरो। तो जनरली मैंने एप्सिलॉन जीरो बताया सिंगल पार्टिकल ग्राउंड स्टेट, पर जब ये आर्टिकल करते हैं, आर्टिकल में अगर ये नॉन जीरो पार्ट लेंगे तो यहाँ पे जो सीरीज बनेंगे, इंटीग्रेशंस बनेंगे, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएंगे, उनको इजीली सॉल्व करने के लिए केमिकल पोटेंशियल को यहाँ पे जीरो लेंगे। बाकी फर्मी ड्राफ्ट स्टैटिस्टिक्स में ये केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू जो पहले भी मैंने किया, ये फर्मी एनर्जी मैक्सिमम पार्ट बनेगा इक्वल टू जीरो पे, ये पॉजिटिव आएगा, और जैसे ही आप नेगेटिव टी को इंक्रीज करेंगे तो म्यू वैल्यू नेगेटिव को भी अप्रोच करेगा, ये डिक्रीज करेगा और ये नेगेटिव भी हो सकता है, इसीलिए वहां पे वर्ड लिखा है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इक्वल टू जीरो, बाकी उससे डिक्रीज होता जाएगा। तो ये क्वेश्चन में आपको ये कंपेरिजन कहीं रिक्वायर्ड होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी ये जो पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे सजेस्ट किए, बेसिक डेफिनेशन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और आपको ये कंपेरिजन जो बताया है प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं। आइडियल बोस गैस और आइडियल फर्मी गैस को स्टडी करने के लिए आपको एक पॉइंट और आपको रिक्वायर्ड होगा, बैक स्लाइड पर दिखाएंगे, उससे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे हैं। एक फैक्टर होता है डीजेनरेसी डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर। सर एक मिनट थोड़ा दिखाएंगे बैक। हाँ सर हो गया। डीजेनरेसी डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर, मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा, पहले फैक्टर का डेफिनेशन नोट कर दें। ये डेफिनेशन n लैम्डा क्यूब पार्टिकल डेंसिटी ऑफ n by v लिखा है, पार्टिकल डेंसिटी, और मीन थर्मल डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा आपको एक पहले डिस्कस हुआ है h by 2 pi m kT, मीन थर्मल डी ब्रॉगली वेवलेंथ या मीन थर्मल वेवलेंथ स्ट्रेस मैकेनिक्स में आपकी डेफिनेशन। तो ये n लैम्डा क्यूब का जो डेफिनेशन बनेगा, अगर ये पार्ट को रेफरेंस लें, n by v h by 2 pi m kT स्क्वायर टोटल पावर 3/2। अब ये n लैम्डा क्यूब की वैल्यू टेम्परेचर और पार्टिकल डेंसिटी की वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग सम टाइम स्मॉल हो सकता है, सम टाइम 1 के अप्रोच कर सकता है, सम टाइम 1 से वेरी लार्ज हो सकता है। अगर आप क्लासिकल आइडियल गैस को रेफरेंस लें, जो आपने डिफरेंट मेथड से स्टडी कर लिया, क्लासिकल आइडियल गैस, तो आपने एनर्जी पढ़ा होगा मोनोटॉमिक पार्ट के लिए 3/2 n kBT, प्रेशर वैल्यू n kBT वाली। बट जब आप ये आइडियल बोस और आइडियल फर्मी गैस पे जाएंगे तो ये क्वांटम आइडियल गैस के लिए ये इंटरनल एनर्जी का जो रिजल्ट बनेगा, अगर आप फिर से मोनोटॉमिक केस ले रहे हैं तो ये सीरीज बनेगा। प्रेशर के लिए भी जो रिलेशन है ये सीरीज बनेगा, ये साइन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको शो कर रहा हूँ, ये सीरीज बनेगा। और यहाँ पे जो टर्म होंगे वो टर्म इस n लैम्डा क्यूब के टर्म्स में, ये पार्टिकल डेंसिटी और टेम्परेचर के टर्म्स में। अब यहाँ पे अगर आप एप्रोक्सीमेशन अप्लाई करें, अगर ये n लैम्डा क्यूब, जो यहाँ पे n लैम्डा क्यूब पावर 1 n लैम्डा क्यूब पावर 2 लाइक इसी जगह बनता है, अगर इस 1 के रेस्पेक्ट में वेरी स्मॉल हो जाए तो ये टर्म को नेगलेक्ट कर सकते हैं। ये पॉइंट पे थोड़ा कंसंट्रेट है। अगर ये टर्म को मैंने n लैम्डा क्यूब लिखा तो सीरीज पे एग्जैक्ट क्या पावर बनेगा जो आप स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करेंगे तब डिपेंड करेगा। अभी मैंने जैसे 2 पावर नॉट रखी, 1 और 2, अगर ये वैल्यू 1 से स्मॉल है, 1 से वेरी स्मॉल है, तो इसका हायर पावर टर्म और भी स्मॉल होते चले जाएंगे, तो ये सीरीज को टर्मिनेट कर सकते हैं। इस 1 के रेस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर सकते हैं या रिमेनिंग टर्म्स को। जब नेगलेक्ट करेंगे तो ये रिजल्ट किससे मैच कर जाएगा? क्लासिकल आइडियल गैस। ये प्रेशर वाला टर्म भी क्लासिकल आइडियल गैस के रिजल्ट से मैच कर जाएगा। बट अगर ये टर्म 1 के कंपेरेबल है या 1 से लार्ज है तो आप इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। और जब नेगलेक्ट नहीं करेंगे तो ये इंटरनल एनर्जी और प्रेशर के जो रिजल्ट्स हैं वो क्लासिकल आइडियल गैस के रेस्पेक्ट में डिफरेंट है। जो डिफरेंट आएंगे, जितना मोर कंडीशन मोर डेविएशन होगा उतना ही आपको यहाँ पे गैस का बिहेवियर क्लासिकल आइडियल गैस से डिफरेंट मिलेगा। तो जब हम
आइडियल गैसेस को कंपेयर करेंगे तो क्लासिकल आइडियल गैस को हम रेफरेंस लेके चलें, जिसको हमने डिफरेंट मेथड से पढ़ लिया। अब क्वांटम आइडियल गैस का बिहेवियर क्लासिकल आइडियल गैस से कितना डिफरेंट है वो इस फैक्टर को डिफाइन करेगा। तो इसलिए इस फैक्टर को हम डिफाइन करते हैं डीजेनरेसी डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर। डीजेनरेसी वर्ड यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि कितना बिहेवियर में डेविएशन है आइडियल गैस के, क्लासिकल आइडियल गैस के में। डीजेनरेसी डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर। इसके लिए आप नोट कर लें, द डेविएशन इन द बिहेवियर ऑफ quantum ideal gas with respect to classical ideal gas is defined in terms of a factor, और ये फैक्टर लैम्डा क्यू है, that known as, that is called degeneracy डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर। ये फैक्टर की रिक्वायरमेंट है जिससे हम क्लासिकल आइडियल गैस के रेस्पेक्ट में क्वांटम आइडियल गैस को कंपेयर कर पाए। अब ये फैक्टर पे कंडीशंस, कोई गैस आइडियल गैस बिहेवियर से कब मैच करेगा। अब रिकॉल करें जो रियल गैसेस का बिहेवियर था आइडियल गैस से कब मैच करता है, वो फैक्टर भी आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। तो एन लैम्डा क्यू, अगर आपकी पार्टिकल डेंसिटी की वैल्यू स्मॉल है और ये टेम्परेचर को आप हायर करते हैं, पार्टिकल डेंसिटी हायर होने से प्रेशर वैल्यू हायर होगा, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, ये पार्ट को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो एन लैम्डा क्यूब अगर वेरी स्मॉल है तो बिहेवियर क्लासिकल आइडियल गैस से मैच कर जाएगा, और अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो ये कंडीशन बनेगा क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स का। आप क्लासिकल केस यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स अप्लाई कर सकते हैं। सो एन वाई वी लैम्डा क्यूब very very less than 1, then lambda cube is very very less than vy, जिसको आप रिलेट कर सकते हैं lambda very very less than vyn power 1/3। तो ये कंडीशन इनडायरेक्टली वेवलेंथ, और ये पार्ट को आप कंपेयर करें, आपने किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल फिल किए हुए हैं, तो यहाँ से आपको एक मीन रिलेटिव सेपरेशन का आइडिया मिल जाएगा। बिटवीन टू पार्टिकल कितना सेपरेशन है उसका आइडिया, या स्पेसिंग बिटवीन पार्टिकल्स। मीन ये वेवलेंथ को आप रिलेटिव स्पेसिंग से कंपेयर करके आप चेक कर सकते हैं कि किस टाइप का वहां पे स्टैटिस्टिक्स एप्लीकेबल है। अब रिकॉल करें क्वांटम मैकेनिक्स में जो आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ मैंने डिस्कस किया था, तो सिस्टम के साइज से आप वेवलेंथ को कंपेयर कर रहे हैं। इफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज वेरी वेरी लेस देन कंपेयर टू साइज ऑफ द सिस्टम, तो वहां पे आप ओनली मेटेरियल पार्टिकल का पार्टिकल नेचर लेते हैं, वेव नेचर डिटेक्ट नहीं होता। ये पॉइंट रिकॉल हो रहा होगा सभी को? यस सर। तो ये अभी भी क्लासिकल केस ही है। अगर यहाँ पे एन लैम्डा क्यू कंपेरेबल हो जाए, एन लैम्डा क्यूब 1 हो जाए, तो यहाँ पे आप कंपेयर करें लैम्डा इज इक्वल टू वी बाई एन पावर 1/3, ये कंपेरेबल हो या एक्सीड कर जाए, एन लैम्डा क्यूब कंपेरेबल टू 1 और एन लैम्डा क्यूब इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। इन दीज कंडीशन में इफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज कंपेरेबल टू साइज और एक्सीडेड साइज, तो वहां पे आप क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई करते हैं, मेटेरियल पार्टिकल का वेव नेचर लेते हैं। तो दीज टू केसेस में आप क्वांटम स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। और इसमें भी आप क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में एक जैसे ही आप 1 से वेरी लार्ज लेते जाएंगे तो जो बिहेवियर है उस बिहेवियर में मोर डेविएशन आता है। एक वर्ड आता है क्वांटम स्टैटिस्टिक्स विद नॉन डिजेनरेट केस और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स विद वीकली डिजेनरेट और कंप्लीटली डिजेनरेट केस। इसी में आप एक कंडीशन पढ़ेंगे, एन लैम्डा क्यूब अगर 1 से लार्ज है बट वेरी लार्ज नहीं है, इट कंपेरेबल है, तो यहाँ पे नॉन डिजेनरेट केस आएगा बट क्वांटम स्टैटिस्टिक्स पार्ट बनेगा। क्वांटम स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करेंगे और नॉन डिजेनरेट केस होगा। बट अगर एन लैम्डा क्यूब वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 है, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करेंगे और ये वीकली डिजेनरेट बनेगा। डिजेनरेट और वीकली डिजेनरेट बढ़िया पूछ रहे हैं। अगर एन लैम्डा क्यूब इनफाइनाइट हो जाए तो एक वर्ड आएगा यहाँ पे कंप्लीटली और स्ट्रांगली डिजेनरेट। these कंडीशंस में ये चाहे ये पार्ट हो चाहे ये पार्ट हो चाहे इनफाइनाइट हो, अप्लाई करेंगे क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, बट बिहेवियर में कितना चेंज होगा वो आप these कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सम टाइम आपको इस वेवलेंथ और पार्टिकल सेपरेशन का आइडिया देगा, कभी टेम्परेचर की वैल्यू पूछेगा, कभी पार्टिकल डेंसिटी पूछ सकता है। तो ये डेफिनेशन आपको इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर पता होना चाहिए, तभी आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कभी आपसे पूछा जाएगा कि क्या स्टैटिस्टिक्स अप्लाई कर सकते हैं, और
स्टैटिस्टिक्स के डिफरेंस के लिए कंडीशन मैंने आपको यहाँ पे हिंट कर दिया कि अगर वेरी वेरी लेस देन 1 है तो क्वांटम क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, अगर कंपेरेबल टू 1 है या ग्रेटर देन 1 है तो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करेंगे। उसमें भी कंप्लीटली डिजेनरेट और डिजेनरेट केस आपको क्लासिफाई कर सकता है। तो इनके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे हैं, तो अप्लाई प्रॉब्लम में रेफरेंस दे रहा हूं, आप एक बार स्टेटमेंट को रीड करेंगे। पेज नंबर 73, प्रॉब्लम नंबर 65। पेज नंबर 73, प्रॉब्लम नंबर 65। एक बार स्टेटमेंट रीड कर लीजिए, जो भी मैंने डिस्कस किया है हमको थोड़ा रीड हो जाएगा। The number density of monoatomic gas in 10 to power 18 meter per meter cube। तो आपको ये स्मॉल एन वैल्यू दिया था 10 to power 18 per meter cube। The temperature at which the thermal de Broglie wavelength of the atom equals the average interatomic separation। ये जो वर्ड है रिलेटिव स्पेसिंग या इंटरपार्टिकल सेपरेशन वर्ड आप यूज कर सकते हैं। वी बाई एन आपको यहाँ पे कंपेरिजन ये पार्ट इक्वल के लिए कंडीशन दिया है। लैम्डा इज इक्वल टू वी बाई एन, दिस वन रिप्रेजेंट इंटरपार्टिकल सेपरेशन, वी बाई एन पावर 1/3। लैम्डा का डेफिनेशन, इसको पार्टिकल डेंसिटी से रिलेट करेंगे 1 बाई एन पावर 1/3। एच बाई स्क्वायर रूट 2 पाई एम के बी टी इज इक्वल टू 1 बाई एन पावर 1/3। इस स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करने के लिए स्क्वायर करें, एच स्क्वायर बाई 2 पाई एम के बी टी इज इक्वल टू 1 बाई एन पावर 2/3। टेम्परेचर के लिए फाइंड करना है एच स्क्वायर बाई 2 पाई एम के बी एन पावर 2/3। अब यहाँ पे एन वैल्यू प्लेस कर दीजिए, एच स्क्वायर बाई 2 पाई एम के बी के मल्टीपल फैक्टर में ऑप्शंस हैं 10 to power 18 पावर 2/3, एच स्क्वायर बाई 2 पाई एम के बी 10 to power 12। फर्स्ट ऑप्शन कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 69, प्रॉब्लम नंबर 34। स्टेटमेंट रीड करिए। Consider a gas of cesium atoms at a number density of 10 to power 12 atoms per centimeter cube, when the typical interparticle distance is equal to thermal de Broglie wavelength of the particles. The temperature of the gas is nearest to. Take the mass of a cesium atom to be 22.7 into 10 to power minus 26 होगा। जो लास्ट प्रॉब्लम में आपको ये एक्सप्रेशन यूज किया है बाय यूजिंग दिस कांसेप्ट, इस एक्सप्रेशन में आपको मास वैल्यू प्लेस करना है, पार्टिकल डेंसिटी की वैल्यू चेंज है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू प्लेस करेंगे तो आप ये टेंपरेचर की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आपको मास वैल्यू स्टेटमेंट में गिवन है 22.7 10 to power minus 26 किलोग्राम। आपको एमकेएस यूनिट में रिजल्ट को प्लेस करना है, एच वैल्यू को भी, केबी को भी और पार्टिकल डेंसिटी को भी, और ये एक्सप्रेशन में न्यूमेरिकल वैल्यू प्लेस कर लीजिए और कैलकुलेट करें।